Assalamualaikum class, this is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Mathflix by Hashim Zia। भाई आज की क्लास बेतहाशा इंपॉर्टेंट है। आपके कोई फ्रेंड है या आप खुद हैं, अगर आप नस की तैयारी कर रहे हैं, नस के किसी भी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो भाई नस के टेस्ट के अंदर जो कॉमन मिथ्स होती हैं कि भाई नस के नेट नंबर 1 के अंदर क्या सिर्फ एफएससी पार्ट 1 का सिलेबस आता है या पार्ट 2 का सिलेबस भी आता है या मिक्स सिलेबस आता है। तो इस मिथ को डिस्कस करना बहुत जरूरी है। नस के नेट नंबर 1 के लिए कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होती हैं, नेट 2 के लिए कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं, नेट 3 के लिए इंपॉर्टेंट कौन से होते हैं, नेट 4 के लिए इंपॉर्टेंट कौन से होते हैं, और इस दफा का नस का स्केड्यूल क्या है, नेट 1 कब होगा, नेट 2 कब होगा, नेट 3 कब होगा, नेट 4 कब होगा। या फिर अक्सर बच्चों का एक क्वेश्चन होता है, सर मैं अभी फर्स्ट ईयर में हूं, सेकंड ईयर में हूं, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं नस के लिए। तीसरे नंबर के ऊपर अगर आप नस बिजनेस स्कूल में अप्लाई कर रहे हो, नस सोशल साइंसेज में अप्लाई कर रहे हो या नस इंजीनियरिंग या कंप्यूटिंग में अप्लाई कर रहे हो, तो खुदारा किसी बेकार एकेडमी से आपको गाइडेंस लेने की जरूरत नहीं है। यू नीड टू हैव अ गाइडेंस फ्रॉम दोस पीपल जिनका नस के अंदर कंसेक्यूटिव ईयर्स के अंदर 170 प्लस का स्कोर है। इस साल नस के अंदर जितनी टॉप पोजीशंस आई हैं हमारे बैचेस से आई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चाहे नस सोशल साइंसेज हो, चाहे नस आर्किटेक्चर हो, चाहे नस कंप्यूटिंग एंड इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स हो, चाहे नस फूड साइंस टेक्नोलॉजी हो। इसके अलावा ना सिर्फ नस, आप किसी भी एकेडमी के पास जाओगे, उनके पास नॉर्मली किसी एक यूनिवर्सिटी के अंदर पोजीशन होगी, दो में पोजीशन होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बैचेस के स्टूडेंट्स ने ना सिर्फ नस के अंदर, फास्ट के अंदर, जीआईकेआई के अंदर, यूईटी के अंदर, कॉमसेट्स के अंदर, आईबी के अंदर, लम्स के अंदर, ना सिर्फ ये बल्कि मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस एमटी कैट के अंदर भी टॉप पोजीशंस ली हुई हैं। तो इसका मतलब ये है कि भाई हमारी स्ट्रेटेजीज, जाहिर सी बात है कोई ना कोई खास स्ट्रेटेजीज है हमारी जो कि हम अपने बच्चों को देते हैं। हमारे टेस्टिंग सिस्टम है, हमारी एप्लीकेशन और पोर्टल के ऊपर इससे बेहतरीन तरीके से टेस्ट होते हैं। पाकिस्तान के टॉप लाइव क्लासेस के अंदर आपको टीचर्स पढ़ाने के लिए अवेलेबल होते हैं जो कि आपको उसके समरात दिखते हैं। तो भाई आपसे वो तमाम स्ट्रेटेजीज भी हम लोगों ने शेयर करनी है। इसके अलावा इस दफा नस का आपने टेस्ट देना कैसे है, किस पैटर्न के ऊपर नस का टेस्ट होगा, और तमाम सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स क्या होंगे, तमाम सब्जेक्ट्स के सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तमाम सब्जेक्ट के जितने भी क्वेश्चन हमारे पास हैं उसके अंदर से कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनको पहले कवर करना चाहिए। तो भाई इन तमाम चीजों को आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नंबर के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। भाई कौन कौन स्टूडेंट नस का टेस्ट दे सकते हैं। मेरे प्यारे शागिर्दों, आप में से वो तमाम स्टूडेंट जो इस वक्त सेकंड ईयर के अंदर मौजूद हैं, आप तमाम बच्चे नस का एग्जाम दे सकते हैं। एक कॉमन मिथ ये होती है कि सर वो मेरी तो अभी सेकंड ईयर की परसेंटेज ही नहीं आई या मेरी फर्स्ट ईयर की परसेंटेज ही नहीं आई, तो मैं नस के नेट 1 का फॉर्म कब फिल करूंगा। देखो मैं आपको पहले स्केड्यूल दिखा देता हूं। नस का इस दफा का स्केड्यूल हमारे पास क्या आ रहा है। नस का नेट नंबर 1 आपके पास होगा, इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अक्टूबर से दिसंबर के दरमियान होगी। अभी तक नस के नेट 1 के फॉर्म्स नहीं आए। नस के नेट नंबर 1 के फॉर्म्स अक्टूबर के अंदर आएंगे और अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। सही है, जितनी जल्दी आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो उतनी स्टार्टिंग की डेट आती है, जितनी एंड में रजिस्ट्रेशन करवाते हो उतनी एंड की डेट होती है। और आपके पास नस का नेट नंबर 1 आपके पास नवंबर से दिसंबर के अंदर होगा। अच्छा एक चीज ध्यान में रखिएगा, नस पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, उससे बेहतर कोई नहीं है। सही है ना। सेकंड नंबर के ऊपर जो आपको खास बात मालूम होनी चाहिए वो ये है कि भाई नस के अंदर दो तरीकों का टेस्ट होता है, एक होता है कंप्यूटर बेस्ड और एक होता है पेपर बेस्ड। जो नस का नेट नंबर 1 होता है वो सिर्फ इस्लामाबाद में कंडक्ट होता है। नस के पूरे पाकिस्तान में कैंपसेस हैं, नस इस्लामाबाद में भी है, रावलपिंडी में भी है, रिसालपुर भी कैंपस है, कराची के अंदर भी है, कोयटा के अंदर भी है, और हर जगह पे कंप्यूटर की फील्ड्स भी अवेलेबल है। तो ये चीज बच्चों को अक्सर मैं बताता हूं। तो भाई ये चीज जहन में रखिएगा कि नस यूनिवर्सिटी के अंदर आपके पास जो कंप्यूटर बेस्ड नेट है वो सिर्फ इस्लामाबाद का नेट नंबर 1 जो होता है वो सिर्फ इस्लामाबाद में कंडक्ट होता है। इस्लामाबाद के अलावा नस का नेट 1 कहीं और कंडक्ट नहीं होता। नेट नंबर 2 इस्लामाबाद के अलावा दूसरे शहरों के अंदर भी कंडक्ट होता है। नस का नेट नंबर 2 इस्लामाबाद के अलावा दूसरे शहरों के अंदर भी क्या होता है, कंडक्ट होता है। जबकि नेट नंबर 3 अगेन सिर्फ इस्लामाबाद में होता है, और नेट नंबर 4 भी इस्लामाबाद में भी होता है और इस्लामाबाद के अलावा बाकी शहरों में भी होता है। तो बेसिक बात आपको मालूम होनी चाहिए। अच्छा सेकंड नंबर के ऊपर जो नस का नेट नंबर 1 है और जो इस्लामाबाद में कंडक्ट होता है और जो कोयटा में कंडक्ट होता है, ये दोनों नेट कंप्यूटर बेस्ड होते हैं। जबकि कराची का और गिलगित वाला जो नस का एग्जाम होता है ये पेपर बेस्ड होता है। सही है, इससे वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कंप्यूटर बेस्ड दो या पेपर बेस्ड दो, हर तरह का सेम होता है। मगर नॉर्मली कंप्यूटर बेस्ड पे ये होता है कि भाई आप नस की वेबसाइट पे, जिस तरह हमारे पोर्टल का इंटरफेरेंस है, जो बच्चे हमारे बैचेस में मौजूद हैं आपको आइडिया होगा कि भाई जिस तरह आपके पोर्टल के ऊपर आपके ऑनलाइन टेस्टिंग हम कंडक्ट कर रहे होते हैं, सेम नस का पैटर्न होता है जो आपको नस के पैटर्न के ऊपर मिल रहे होते हैं। क्या आप जाके अपना आईडी पासवर्ड लॉगिन वगैरह डालते हो तो आपके पास स्क्रीन स्टार्ट हो जाएगी और आपके पास नस का जो एग्जाम होगा वो स्टार्ट हो जाएगा और आपको एक लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर एग्जाम पूरा करना होता है। तो कंप्यूटर बेस के ऊपर ये होता है कि कोई से भी आपके पास जो है ना 200 क्वेश्चंस आएंगे रैंडमली। जबकि पेपर बेस के ऊपर ये होता है कि जाहिर सी बात है वो क्वेश्चंस एक मैनुअली पेपर तैयार किया जाता है, उस पेपर को आपको बबल शीट के ऊपर फिलअप करना होता है। तो पेपर बेस का जो रिजल्ट होता है तकरीबन 1 से 2 हफ्ते के बाद आता है, जबकि कंप्यूटर बेस का रिजल्ट अगले दिन ही आ जाता है। ये मैंने आपको कुछ बेसिक बातें बता दी। तो नस के नेट नंबर 1 के भी फॉर्म्स आए नहीं है, अक्टूबर के अंदर आएंगे। जब आएंगे तो मैं आपको फॉर्म फिल करने का तरीकेकार वगैरह सब सिखाऊंगा भी। मगर एक चीज ध्यान में
रखिएगा कि नस का जो नेट नंबर 1 है नवंबर से दिसंबर में सिर्फ इस्लामाबाद में कंडक्ट होगा, यहाँ पर टेस्ट सेंटर लिखा हुआ भी है। अच्छा, नस के नेट नंबर 2 जो होता है ये फरवरी में होता है, इस्लामाबाद में भी होता है, कोयटा में भी होता है, कराची में भी होता है। नस का नेट नंबर 3 अगेन सिर्फ इस्लामाबाद में होता है, और नस का नेट नंबर 4 आपके पास इस्लामाबाद, कोयटा, कराची और गिलगित के अंदर चारों जगहों पे होता है। तो भाई आप में से कोई भी स्टूडेंट जो इस वक्त सेकंड ईयर में मौजूद है, अपने तमाम दोस्तों के बात बताओ कि भाई नस से बेहतर ना इंजीनियरिंग में ना बिजनेस में कोई यूनिवर्सिटीज है। मैं अक्सर सुन रहा होता हूँ कुछ लोगों को जिनका कॉर्पोरेट साइड पे कोई तजुर्बा नहीं है, वो आपको बैठ के जो है ना गाइडेंस दे रहे होते हैं, अपने आप को जो है ना वो कंसल्टेंट कहते हैं एजुकेशन के। माजरत के साथ, ना तो उनका कोई मास्टर्स बाहर से होगा, ना पर्टिकुलरली उनकी कोई कॉर्पोरेट लाइफ जॉब होती है। उन्होंने खाली MSc या BSc केमिस्ट्री करा हुआ होता है, दे आर टीचिंग यू एंड दे आर पर्टिकुलरली गाइडिंग यू रिगार्डिंग द यूनिवर्सिटी। इट्स जस्ट अ बुलशिट। रिमेंबर दिस थिंग, नस का एलुमनाई सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग है। तो अगर आप BBA करने भी नस जाते हो तो नस का BBA बहुत अच्छा है। और माजरत के साथ मुझे कहना पड़ेगा कि पाकिस्तान की कई अच्छी यूनिवर्सिटीज के साथ ही कंपैरिजन के ऊपर अब नस का BBA आ चुका है। तो नस सोशल साइंसेज का एग्जाम आपको देना पड़ता है उसके लिए, जो कि NBS का एग्जाम कहलाता है। सही है ना? नहीं तो नस इंजीनियरिंग, अगर आपको किसी भी कंप्यूटिंग फील्ड में जाना है या इंजीनियरिंग की फील्ड में जाना है तो उसके लिए नस इंजीनियरिंग आपको देना पड़ता है। प्री मेडिकल का बच्चा नस में अप्लाई कर सकता है। एक कॉमन मिथ कि सर क्या प्री मेडिकल का बच्चा नस में अप्लाई कर सकता है? बिल्कुल अप्लाई कर सकता है, मगर उसके टेस्ट के अंदर एडवांस लेवल मैथमेटिक्स का पोर्शन आता है। और चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भाई अगर आप अभी सेकंड ईयर में मौजूद हो, आपने FSC के पेपर्स के बाद तैयारी नहीं करनी। नस पाकिस्तान की इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है कि नस के साल के अंदर 4 दफा टेस्ट होते हैं। एडमिशन एक ही दफा होता है अगस्त सितंबर में जाके, मगर टेस्ट 4 दफा होते हैं, यानी कि हर टेस्ट के अंदर हजारों बच्चा अप्लाई करता है। लास्ट ईयर के अगर मैं आपको स्टैट्स बताऊं 2025 के, तो 2025 के अंदर कम से कम 50,000 बच्चों ने नस में अप्लाई किया था, नेट 1, नेट 2, नेट 3, नेट 4 के अंदर। और उन बच्चों में अपने आप को स्टैंड करवाना कमाल की बात है। तो भाई दैट्स द रीजन कि वी आर प्राउड ऑफ दीज स्टूडेंट। दैट्स द रीजन कि भाई अदीना खान जो थी, इसने पूरे पाकिस्तान में उन 50,000 बच्चों में दूसरी पोजीशन हासिल की। हमारी बैच नंबर 2 की स्टूडेंट थी, पेशावर से बिलोंग करती हैं। आफिया रफाकत ने उन 50,000 बच्चों में से, अब आप सोचो कंपटीशन लेवल क्या होगा। NET में पोजीशन लेना कंपैरेटिवली इजी है। देखो हमारे बच्चे की पोजीशन आती है 131 पोजीशन आई है NET के अंदर, हमें फखर है। UET के अंदर इस दफा मोर देन 50 पोजीशन हमारी UET के अंदर, हमें फखर है। प्यास के अंदर फखर है, फास्ट में फखर है, GIK में फखर है। मगर नस के अंदर जो डिफिकल्टी लेवल होता है उसकी पैटर्न को समझो कि 50,000 बच्चों में आप स्टैंड आउट कर रहे हो। अगर ये बात आपको बार बार बताई जा रही है, इसका मतलब ये कि डिफिकल्टी लेवल ज्यादा है। आपका जो बेस्ट फ्रेंड है वो आपका दोस्त नहीं है, वो आपका कंपटीटर है। यू नीड टू रियलाइज दिस पर्टिकुलर थिंग। सही है ना? सारी कोटेशंस और सारी चीजें एक बुलशिट एक तरफ, के दोस्त कभी कंपटीटर नहीं होते एंड सो ऑन, सारी एक तरफ। बेटा रियल लाइफ के अंदर हर बंदा आपका कंपटीटर है, तो आपको रियलिटी समझनी पड़ेगी। तो आपको तैयारी अभी से स्टार्ट करनी है। ये जो आपका टाइम पीरियड है, जो आपके पास 28 तारीख है, 29 तारीख है, इससे लेके जो दिसंबर जनवरी तक का टाइम पीरियड है, ये बड़ा क्रूशियल टाइम पीरियड है। अक्सर लोग जो गलती करते हैं, जो कभी नस के अंदर जो ड्रीम नहीं, उन्हें सोचनी नहीं चाहिए ड्रीम। उनकी ड्रीम क्या होती है? नस में जाना है। और तैयारी कब स्टार्ट करते हैं? तैयारी स्टार्ट करते हैं जनवरी से फरवरी से, कि इंप्रूवमेंट दे रहा हूं और ये दे रहा हूं, फलाना दे रहा हूं। मैं आपकी एक कॉमन मिथ अभी इंप्रूवमेंट वाली भी दूर कर देता हूं, मगर एक चीज मैं आपको यहां पे डिफाइन कर दूं, एक चीज जो बहुत नॉर्मल है। हमेशा याद रखिएगा कि भाई अक्सर बच्चे जनवरी फरवरी से अगर नस की तैयारी स्टार्ट करते हैं तो 90% चांस है वो हद से 140 150 तक का मेकआउट कर पाएंगे। जो बच्चा स्टार्टिंग से तैयारी स्टार्ट करता है वो हमेशा कामयाब होगा, क्योंकि उसका कोर्स हमारे बैचेस में मल्टीपल टाइम्स कवर होगा, उसकी मल्टीपल टाइम उसकी प्रैक्टिस होगी, मल्टीपल टाइम उसको चीजें पढ़ाई जाएंगी। वो हजारों MCQ का सॉल्यूशन करता है, वो हजारों क्वेश्चन का सॉल्यूशन करता है, वो मल्टीपल टाइम टेस्टों को देता है। सेम उस एनवायरमेंट के ऊपर से नस का एग्जाम कंडक्ट किया जा रहा होता है। सेकंड नंबर के ऊपर अक्सर जो आजकल जो FSC फेडरल बोर्ड का बच्चा एक क्वेश्चन पूछ रहा है, सर वो इंप्रूवमेंट देनी चाहिए। यार लॉजिकली सोचो, नस्ट का जो टेस्ट का वेटेज है वो 75% है। सही है? नस्ट के टेस्ट का वेटेज कितना है? 75%। और बाकी फिर आपके पास आता है 15% इंटर FSC A लेवल्स, और आपके पास जो बाकी का 10% बचता है वो मैट्रिक का है। तुम लेट सपोज तुम्हारे इंटर के अंदर 60% आई है, मैं लगाता हूं 60%, तो भाई 60% का खाली 10% काउंट होगा। ऑन दी अदर हैंड अगर तुम उस टाइम पीरियड को बैठ के तुम नेट की तैयारी कर लो, नस के टेस्ट की तैयारी कर लो। आप अगर नेट के एग्जाम के अंदर 155 प्लस का स्कोर लेकर आ जाते हो तो इट जस्ट बुलशिट कि आपकी अगर इंटर के अंदर FSC के अंदर 60% भी आई हुई है ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने इंटर में 60% भी ली हुई है बट आपने नस्ट के एग्जाम के अंदर अगर 155 प्लस का स्कोर कर लिया तो आपका एडमिशन कंफर्म है भाई, एडमिशन कंफर्म है। 160 प्लस कर लो तो आप मेरिट पोजीशन के टॉप 400 के अंदर लाई कर रहे होगे भाई, टॉप 400 में लाई कर रहे हो। आपको गारंटी दे रहा हूं ये चीज। बताने का मकसद ये है कि खुदारा तैयारी अभी से स्टार्ट करो। तो भाई जो बच्चे सोच रहे हैं ना इंप्रूवमेंट कर लेते हैं, भाई इंप्रूवमेंट का कोई फायदा नहीं है। तमाम यूनिवर्सिटीज के अंदर आपकी जो भी परसेंटेज है फर्स्ट ईयर की वो काउंट हो रही है, और मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज के अंदर टेस्ट का पोर्शन ज्यादा होता है। जब टेस्ट का पोर्शन ज्यादा होता है तो भाई टेस्ट के ऊपर मेहनत करो ना। नस में 75% है,
पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो टेस्ट का वेटेज इंक्लूड हो रहा है वो नस्ट का हो रहा है। 75% ऑफ द टेस्ट इज काउंटेड। तो अगर किसी बच्चे ने इंटर में 80% भी ली हुई है तो 80 का खाली 10% काउंट होगा, सही है। तो इतना इतना कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि 75% टेस्ट है भाई, 75% टेस्ट है अल्लाह के बंदे, ये बहुत बड़ी चीज है। तो भाई यहां पे मैंने आप लोगों की दो कॉमन मिथ्स को बस्ट कर दिया, यानी कि भाई उनको खत्म कर दिया। पहले नंबर के ऊपर पहली कॉमन मिथ क्या होती है कि भाई क्या इंप्रूवमेंट का बच्चा अप्लाई कर सकता है? तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू गाइस कि बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल का बच्चा डिफरेंट इंजीनियरिंग और कंप्यूटिंग फील्ड में जा तो सकता है, मगर कुछ यूनिवर्सिटीज में अलाउ है, कुछ में नहीं है। जैसे कि फास्ट के अंदर प्री मेडिकल का बच्चा एडमिशन नहीं ले सकता अनलेस एंड अनटिल एडिशनल मैथ्स ना दे दे, आईबी के अंदर नहीं ले सकता, जीआईके में नहीं ले सकता। इसीलिए हम रिकमेंड करते हैं बच्चे को कि यार अगर आप एडिशनल मैथ्स दे दो, यानी कि एडिशनल मैथ्स की तैयारी साथ साथ करो। मार्च में जब पेपर होगा, पेपर बस देने हैं आपने भाई, एडिशनल मैथ्स की तैयारी जब आप एप्टीट्यूड की तैयारी कवर करो तो एडिशनल मैथ्स फर्स्ट और सेकंड ईयर मैथ्स आपकी वैसी कवर अप हो रहे हैं। इससे फायदा ये होगा कि यार तुम्हें अपने जो एप्टीट्यूड का सिलेबस है वो भी अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि भाई इंटर की जो मैथ्स है वो तो बेसिक मैथ्स है, एप्टीट्यूड मैथ्स उससे एडवांस मैथ्स है, तो तुम्हें अपनी जो इंटर की मैथ्स है ज्यादा अच्छे समझ में आएगी। बात समझ में आ रही है? तो इसका फायदा है। अगर आप नस्ट का अपना कोर्स लेते हो ना, जो अपनी वेबसाइट पे जाके वो बेच रहे हैं भाई, वो काफी महंगा कोर्स है। ऑन दी अदर हैंड आप बोर्ड ऑफिस जाओ, जाने आने का खर्चा भी लगा लो, आप ढाबे में बैठ के रोज खाने भी खाओ, फिर पेपर देने की भी जाओ, रिक्शा करके, टैक्सी करके, उबर करके, उसके ऊपर भी टोटल खर्चा आपका बनेगा 10,000 भी नहीं बनेगा। तो नस्ट जो अपना कोर्स बेच रहा है प्री मेडिकल के बच्चे को तकरीबन 30 से 45,000 रुपए का बेच रहा है। तो ये हम तो बच्चे को लॉजिकली एक रीजन देते हैं कि भाई तुम एडिशनल मैथ्स कर लो, उसका फायदा है। ये कॉमन मिथ है कि भाई क्या प्री मेडिकल का बच्चा जा सकता है इंजीनियरिंग साइड पे? बिल्कुल जा सकता है, एडिशनल मैथ्स दिए बगैर जा सकता है, मगर हम रिकमेंड करते हैं कि आप एडिशनल मैथ्स दे दो, उसमें आपका फायदा होगा। लबे लुबाब समरी का ये है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे पार्ट के ऊपर। बेटा अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं कि सर नस का टेस्ट पैटर्न क्या होता है। तो आप नस के अंदर किसी भी इंजीनियरिंग प्रोग्राम के अंदर या फिर कंप्यूटर के प्रोग्राम में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, नस्ट के आप किसी भी इंजीनियरिंग या फिर कंप्यूटिंग प्रोग्राम में अगर अप्लाई कर रहे हैं, तो याद रखिएगा आपका टेस्ट के अंदर क्या होगा। अच्छा, नस्ट के जो तमाम के तमाम टेस्ट होते हैं, नस्ट में कई तरह के टेस्ट होते हैं। जैसे नस्ट बिजनेस स्कूल वालों का टेस्ट डिफरेंट होता है, नस्ट के अंदर जो बच्चे अप्लाई करते हैं आर्किटेक्चर के लिए उनका टेस्ट डिफरेंट होता है, जो बच्चे अप्लाइड साइंसेस के लिए अप्लाई करते हैं उनका टेस्ट डिफरेंट होता है, जो बच्चे नेचुरल साइंसेस के अंदर अप्लाई करते हैं उनका टेस्ट डिफरेंट होता है। मगर एक चीज कॉमन है कि भाई नस्ट के टेस्ट के अंदर जो जर्नल पैटर्न है वो सबका सिमिलर है। नस्ट के टेस्ट का जर्नल पैटर्न क्या होता है कि भाई नस के टेस्ट के अंदर 200 एमसीक्यूज होंगे। नस के टेस्ट में कितने एमसीक्यूज होंगे? मार्क कर लो बेटा, 200 एमसीक्यूज होंगे। और जो आपको टाइम गिवन होगा इन 200 एमसीक्यूज को सॉल्व करने का, दैट विल बी 180 मिनट। ये सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कि नस के टेस्ट के अंदर 200 एमसीक्यूज होंगे और 200 एमसीक्यूज को आपने कवर करना है 180 मिनट के अंदर। ये सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, खुदारा ध्यान में रखिएगा कि टेस्ट में 200 एमसीक्यूज हैं और उन 200 एमसीक्यूज को आपने 180 मिनट में लाजमी तौर पर कवर करना है। अच्छा, अब वो तमाम बच्चे जो नस के अंदर इंजीनियरिंग के प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं या फिर कंप्यूटिंग के किसी भी प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो प्री मेडिकल बैकग्राउंड से हो, चाहे वो प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, या फिर वो तमाम बच्चे जो आईसीएस बैकग्राउंड के होते हैं, यानी कि जिन्होंने इंटर के अंदर, ये ए लेवल्स के अंदर कंप्यूटिंग के अंदर स्टैट्स वगैरह पढ़ी हुई होती है। तो आपके पास कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसने स्टैट्स भी पढ़ी हुई है ना, वो भी नस का अगर इंजीनियरिंग का या फिर आपके पास कंप्यूटर का कोई प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करना चाहता है, चाहे वो प्री मेडिकल बैकग्राउंड से हो, आईसीएस के बैकग्राउंड से हो या प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, तो उस बच्चे के टेस्ट के अंदर मैथ्स होगी, फिजिक्स होगी, इंग्लिश होगी। चाहे आपने स्टैट्स ही क्यों ना पढ़ी हो, आपके टेस्ट के अंदर फिजिक्स का पोर्शन आएगा। अगर आपने इंटर ए लेवल में बायोलॉजी पढ़ी हुई है बट आप इंजीनियरिंग कंप्यूटिंग प्रोग्राम से अप्लाई कर रहे हैं, तो टेस्ट के अंदर मैथ्स का पोर्शन होगा। रिमेंबर दिस थिंग। तो ये 3 सब्जेक्ट्स होंगे वो तमाम बच्चे जो नेट इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस के प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, इस टेस्ट की डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है कि भाई मैथ्स के 100 एमसीक्यूज होते हैं, फिजिक्स के आपके पास आती है 60 एमसीक्यूज, इंग्लिश के आपके पास आते हैं 40 एमसीक्यूज। और याद रखिएगा ये एमसीक्यूज मिक्स होते हैं, यानी कि ये एप्टीट्यूड के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, एप्टीट्यूड के जो सिलेबस होता है उसके अंदर मिक्स होते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 से मिक्स होते हैं। बेसिक मैथ्स के, अलजेब्रा के, हर तरह का सम होगा। 90% क्वेश्चंस आपके पास जो एफएससी की इंजीनियरिंग लेवल मैथ्स है उसके ऊपर आपके पास आएंगे। कुछ क्वेश्चंस बेसिक भी होंगे, कुछ हाई लेवल एडवांस भी होंगे, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिफिकल्ट भी होंगे, कुछ मॉडरेट होंगे, कुछ आपके पास मॉडरेट टू द डिफिकल्ट भी हो रहे होंगे। मगर एक चीज जो आपको जहन में मालूम है कि भाई एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट योर माइंड गेम। किस तरीके से अपने हवासों पे काबू रखते हो, प्रेशर को कंट्रोल करते हो, एप्टीट्यूड इस चीज का नाम है। जिस बच्चे ने इस बात को पिक कर लिया उसके लिए एप्टीट्यूड बहुत ईजी है कि भाई नस के टेस्ट के अंदर 200 एमसीक्यूज कवर करने 180 मिनट के अंदर। नस के किसी भी टेस्ट के अंदर कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। जब कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता तो आपको ये तमाम गाइडेंस होनी चाहिए कि क्या वो शॉर्टकट्स हैं जिसके ऊपर आप जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, क्या वो ट्रिक्स हैं जिनके ऊपर आप चीजों को कवर कर सकते हो, किस तरीके से आपने विद इन सेकंड्स के ऊपर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, किस तरीके से आपने बेसिक पैटर्न को कवर अप करना है, किस तरीके से आपने अपने पेपर को सॉल्व करते हुए वो एप्टीट्यूड ट्रिक्स को इस्तेमाल करना है कि कौन से क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करना है, कौन से बाद में करना है, आपने किस पैटर्न के ऊपर जाना है। क्योंकि कंप्यूटराइज्ड टेस्ट है, कंप्यूटराइज्ड
कैटेगराइज टेस्ट है, रैंडमली क्वेश्चंस पॉप अप हो रहे होंगे, तो जो क्वेश्चन नहीं आता होता उसको स्किप हम कर रहे होते हैं और पहले इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जाते हैं। आपको ये ट्रिक्स मालूम होनी चाहिए, ये वो तमाम ट्रिक्स हैं जो हमारी एक्सपीरियंस एप्टीट्यूड फैकल्टी आपको अपने बैचेस के अंदर पढ़ाती है। हमारी तमाम क्लासेस स्मार्ट बोर्ड पे होती है, पाकिस्तान का वाहिद एडटेक इदारा है जिसकी हम अपनी तमाम क्लासेस 99% क्लासेस हमारी स्मार्ट बोर्ड के थ्रू कंडक्ट की जाती है, जहां पाकिस्तान की तमाम टॉप की प्रीमियम फैकल्टी आपको आके पढ़ाती है। मैंने कुछ डेमो लेक्चर्स डाले थे, उनको लाजमी तौर पे देखिएगा। सेकंड नंबर के ऊपर वो तमाम बच्चे जो नेट अप्लाइड साइंसेज में अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, नेट अप्लाइड साइंसेज का मतलब क्या है कि भाई वो तमाम बच्चे जो कि अप्लाई करते हैं बीएस बायोटेक्नोलॉजी के लिए, एनवायरमेंटल साइंसेज के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, या फूड साइंस टेक्नोलॉजी के लिए, या फिर बायो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए, या फिर बीएस केमिस्ट्री के लिए। तो ऐसे तमाम बच्चों के टेस्ट के अंदर बायोलॉजी का पोर्शन होता है, केमिस्ट्री का होता है, इंग्लिश का होता है। अगेन यहाँ पे बायोलॉजी आपके पास 100 एमसीक्यूज की आती है, केमिस्ट्री आपके पास 60 एमसीक्यूज के लिए आती है, एंड देन इंग्लिश आपके पास आ रही होती है अल्लाह भला करे 40 एमसीक्यूज के लिए। तो ये उन बच्चों का होता है, वो तमाम बच्चे। अच्छा, ये जो टेस्ट है ना, ये सिर्फ उन बच्चों के लिए जिन्होंने इंटर या ए-लेवल्स के अंदर प्री मेडिकल ग्रुप रखा होता है उनके लिए। अब आपने अगर मेन टेस्ट नस का दीजिए ना, इंजीनियरिंग का, कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स का, तो इस टेस्ट की बेसिस के ऊपर भी आप अप्लाइड साइंसेज के तमाम प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हो। यानी कि जो इंजीनियरिंग का या कंप्यूटिंग का बच्चा होता है ना, जिसने इंजीनियरिंग वाला टेस्ट दिया हुआ है, तो वो बच्चा फूड साइंसेज वगैरह के अंदर या बायो इन्फॉर्मेटिक्स वगैरह के अंदर उस टेस्ट की बेसिस के ऊपर वैसे ही अप्लाई कर सकता है, उसको अलग से टेस्ट देने की नीड नहीं है। सही है, मगर ये वाला टेस्ट स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए जो सिर्फ इन प्रोग्राम्स में अप्लाई करें, देयर फ्रॉम द प्री मेडिकल बैकग्राउंड। अच्छा, अब आते हैं सबसे मजे के टेस्ट के ऊपर। इस साल जो नस की सोशल साइंसेस की टॉप पोजीशन थी अल्हम्दुलिल्लाह, अशना खान हमारे बैच की स्टूडेंट थी। तो भैया नस के बिजनेस स्टडीज एंड सोशल साइंसेस, नस का बिजनेस स्टडीज का डिपार्टमेंट, सोशल साइंसेस का डिपार्टमेंट पाकिस्तान के टॉप प्रोग्राम्स में आता है। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज का आप डिक्लाइन देख रहे हो, उनकी रेपुटेशन का डिक्लाइन देख रहे हो, बट नस बिजनेस स्कूल का हमने बहुत अरसे से इनकी ग्रोथ देखी और रैपिड ग्रोथ देखी है। कि when I was doing my masters from the US, तो आई रिमेंबर कि रिएक्टर ऑफ द नस्ट आए थे और उस इवेंट के अंदर ये पाकिस्तानी एम्बेसी से यहाँ के काउंसलर भी गए थे। तो वहाँ पे मैंने एक चीज़ बड़ी नोटिस करी थी कि भाई नस का एक कोलैबोरेशन हुआ था MIT के साथ, नस का कोलैबोरेशन हुआ है तुर्किश एयरलाइंस के साथ। तो नस की एलुमनाई नेटवर्क बड़ा स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग के ऊपर वो जा रहा है। तो बताने का मकसद ये कि नस बिजनेस स्टडीज एंड सोशल साइंसेस टॉप की आपके पास है प्रोग्राम, तो इसके ऊपर लाजमी तौर पे अप्लाई करें। इसका टेस्ट अलग होता है, इसका आपको अलग से टेस्ट लाजमी तौर पे देना पड़ता है। अच्छा, अगर आप अप्लाई कर रहे हो BBA के अंदर, या फिर BS एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, या फिर मास कम्युनिकेशन के अंदर, या इकोनॉमिक्स के अंदर, या साइकोलॉजी के अंदर, या अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के ऊपर, या LLB के ऊपर, या टूरिज्म के ऊपर, या हॉस्पिटैलिटी एंड मैनेजमेंट के ऊपर, या लिबरल आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज के ऊपर, तो इन तमाम डिपार्टमेंट्स के लिए आपको नेट का बिजनेस स्टडीज का सोशल साइंसेस का टेस्ट देना पड़ेगा। और आपकी कोई कैद नहीं है, आप किसी भी इंटर के बैकग्राउंड से, किसी भी A-levels बैकग्राउंड से की बेसिस पे आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और इस टेस्ट के अंदर होता क्या है, 200 नंबर का टेस्ट है, 100 MCQs की क्वांटिटेटिव मैथ्स आती है, 100 MCQs की आपके पास इंग्लिश आती है। मैं भी डिटेल में इनके आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी डिफाइन करूंगा। अच्छा, ये हमारे पास होता है। इसके अलावा देन हमारे पास आता है नेट आर्किटेक्चर का टेस्ट। एक जमाने में नस्ट इंजीनियरिंग का बच्चा आर्किटेक्चर में वैसे अप्लाई कर सकता है, बट अब ऐसा नहीं हो सकता। जिस बच्चे को आर्किटेक्चर में जाना है उसको लाजमी तौर के ऊपर आर्किटेक्चर का टेस्ट देना पड़ेगा, उसको आर्किटेक्चर का टेस्ट देना पड़ेगा, इसकी अलग फीस होती है एंड सो ऑन। बताने का मकसद ये कि वो तमाम बच्चे जो नेट के आर्किटेक्चर के अंदर इंडस्ट्रियल डिजाइन में अप्लाई करना चाहते हैं, तो भाई उनके टेस्ट के अंदर 200 MCQs तो होंगे। और नस्ट ने लास्ट ईयर एक गेम करी, उसने लास्ट ईयर से एक नया पोर्शन ऐड करा डिजाइन एप्टीट्यूड MCQs का। इसके 100 MCQs होंगे डिजाइन एप्टीट्यूड के। तो हमारे बैचेस के अंदर आपको ये बहुत डिटेल के अंदर इसकी जो है ना नोट्स वगैरह मिल रहे होते हैं, जो स्पेशली मेरी अपनी डिजाइन करता किताब है। गलती से आई एम एन इंडस्ट्रियल इंजीनियर हु हैज वर्कड फॉर द मल्टीपल कॉर्पोरेट सेक्टर व्हेन आई वाज वर्किंग विद डिफरेंट कॉर्पोरेट सेक्टर्स। वन ऑफ दोज वाज GSK, यानी कि आपने कभी पैनाडोल वगैरह खाई हो। तो मैं खुद एक इंडस्ट्रियल इंजीनियर हूँ। वो किताब मैंने खुद प्रिपेयर करी है, मेरे हाथों के लिखे गए नोट्स हैं, और उस किताब के अंदर हर चैप्टर के साथ आपको उसके नोट्स भी मिल रहे हैं, आपको उसके अंदर ट्रिक्स भी मिल रही हैं, आपको उसके अंदर उसके तमाम MCQs भी मिल रहे हैं, और आपको हमारी ऐप के ऊपर, पोर्टल के ऊपर उसके प्रॉपर्ली टेस्ट भी मिलेंगे। तो बताने का मकसद ये कि डिजाइन एप्टीट्यूड है, फिर एडवांस लेवल इंजीनियरिंग के आपके पास 60 MCQs आ रहे हैं, और फिर अगेन वही सेम पैटर्न इंग्लिश आपके पास 40 MCQs आ रहे होंगे। तो 200 नंबर का टेस्ट होगा नेट आर्किटेक्चर का। और नेट आर्किटेक्चर की जो टॉप पोजीशन इस दफा की अदीना खान फ्रॉम द पेशावर, शी वाज फ्रॉम आवर बैच नंबर 2। देन हमारे पास एक टेस्ट आता है नस का नेचुरल साइंसेस का। वो तमाम बच्चे जो अप्लाई कर रहे हैं BS मैथमेटिक्स के ऊपर, BS फिजिक्स के ऊपर, BS केमिस्ट्री के ऊपर, वो पर्टिकुलरली ये टेस्ट दे रहे होते हैं। अगेन अगर आपने इंजीनियरिंग वाला टेस्ट दिया है तो आपको अलग से टेस्ट देने की नीड नहीं पड़ती, मगर जो बच्चे इंजीनियरिंग का टेस्ट नहीं देना चाह रहे, सिर्फ इन प्रोग्राम्स में अप्लाई करें, उनके लिए फिर ये टेस्ट होता है। यहाँ पे आपके पास एडवांस लेवल मैथ्स के 100 MCQs होते हैं और इंग्लिश के 100 MCQs होते हैं। सही है ना, ये मैथमेटिक्स एडवांस लेवल की आ रही है। जो नस सोशल साइंसेस के अंदर एग्जाम के अंदर मैथ्स आ रही है वो क्वांटिटेटिव है। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है बिजनेस मैथमेटिक्स, आपको उसकी प्रॉपर क्लासेस मिल रही है। हमारे इंजीनियरिंग के नेट के बैचेस डिफरेंट होते हैं, बिजनेस प्रोग्राम के नेट के बैचेस हमारे टोटली डिफरेंट होते हैं। रिमेंबर दिस थिंग, उनकी फैकल्टीज टोटली डिफरेंट होती है, जो कि इस फील्ड के अंदर बड़ी एक्सपीरियंस है, बड़े अरसे से पढ़ा रही हैं।
खैर, ये हमारे पास इस वीडियो का सेकंड पार्ट कवर होता है। अब देखो बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर आते हैं कि भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। देखो, अक्सर बच्चों के लिए कॉमन मिथ क्या होती है, अक्सर आप लोगों ने, अगेन ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई, आपने कोशिश करनी है अपने तमाम व्हाट्सएप ग्रुप्स के ऊपर, व्हाट्सएप चैनल्स के ऊपर, अपने तमाम दोस्तों के साथ जो किसी भी एकेडमी में बैठे हुए हैं उनसे शेयर करनी है, सदका जारी है भाई, उनको ये बात मालूम होनी चाहिए, क्योंकि मैंने काफी सारी इसमें मिथ्स को डिस्कस कर रहा हूँ। एक कॉमन मिथ ये होती है, सर नस के नेट नंबर 1 में हमारे फलाने टीचर ने बताया था कि सिर्फ फर्स्ट ईयर का कोर्स आता है ज्यादा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। कहाँ पे लिखा हुआ है? नस की वेबसाइट पे देखो कहाँ लिखा हुआ है। आपके पेपर के अंदर सेकंड ईयर का कंटेंट ज्यादा आ गया तो क्या कर लोगे? नस का नेट 1 कंप्यूटराइज टेस्ट है। देखो, अक्सर जो टीचर्स होते हैं उनको पता नहीं होता, कंप्यूटर का उनको आइडिया नहीं है भाई। कंप्यूटराइज टेस्ट में होता क्या है, सॉफ्टवेयर के अंदर क्वेश्चन फीड अप हुए हैं, एक नस का सॉफ्टवेयर है उसमें क्वेश्चन फीड अप हुए हैं, उसमें हजारों क्वेश्चन फीड अप हैं। तो भाई मुझे बताओ, कौन से बाबा पुरुष बंगाली ने फरमाया है कि भाई सिर्फ नेट 1 के क्वेश्चन वो सॉफ्टवेयर देगा? नहीं भाई, वो क्वेश्चन उसके अंदर एक कमांड होती है, जाहिर सी बात है वो रैंडमली क्वेश्चन आपको देगा ना। कोई से भी मैथ्स में 100 क्वेश्चन आपके पास आएंगे, फिजिक्स में कोई से भी रैंडमली क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश में कोई से भी रैंडमली क्वेश्चन आएंगे। तो वो जो बच्चे ये सोच के जाते हैं ना सिर्फ नेट 1 का कोर्स जो होगा उसमें तो खाली सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ईयर का कोर्स आता है, ऐसा नहीं है। कंप्यूटराइज टेस्ट के अंदर याद रखिएगा रैंडमली क्वेश्चंस पॉपअप होते हैं। रैंडमली क्वेश्चंस आते हैं तभी आप देखोगे अक्सर बच्चे रो रहे होते हैं। कुछ बच्चों कहते हैं हमारा टेस्ट बहुत आसान है, कुछ कहते हैं हमारा बहुत डिफिकल्ट है। अच्छा, मैं एक चीज बता देता हूँ, खुदारा डिफरेंट जो साइट्स होती है ना उन पर कभी बिलीव करने की नीड नहीं है। अक्सर लोग जानबूझ के जो है ना ड्रामा क्रिएट करते हैं, दे ऑलवेज पोस्ट अबाउट, ताकि दूसरे बच्चे डिमोटिवेट हो सके। हमेशा ये चीज ध्यान में रखिएगा, ये हमने कई सालों से, पिछले सालों से देखी है कि भाई कुछ लोग ना तो खुद कामयाब होना चाहते हैं ना वो आपको कभी कामयाब होने देंगे। खुद वो किसी बेकार यूनिवर्सिटी में बैठे होंगे या खुद जिंदगी के अंदर वो किसी बेकार डिपार्टमेंट में बैठे होंगे और वो इस तरह की पोस्ट करते हैं या करवाते हैं कि भाई फलाने दिन जो है ना बहुत मुश्किल टेस्ट आ गया। ऐसा नहीं होता, हर बच्चे का टेस्ट एक नॉर्मल पैटर्न का होता है। अगर बहुत मुश्किल टेस्ट आ गया, उनसे बोलो दिखाओ कौन सा मुश्किल टेस्ट है, और वो मुश्किल टेस्ट क्या होगा, वो जो आपके पास जो पंजाब बोर्ड की एग्जांपल्स हैं खाली वो पूछी हुई हैं, या फिर पर्टिकुलरली आपके पास अक्सर हमने ये देखा है कि भाई जो जिन बच्चों का टेस्ट हो जाता है वो जानबूझ के आने वाले बच्चों को डराते हैं कि भाई बहुत मुश्किल टेस्ट आ रहा है। तो खुदारा इन पे आपने यकीन नहीं करना। अगर आप अपनी प्रॉपर तैयारी करके जा रहे हो ना, पूरी तैयारी करके जा रहे हो, आपको इस बात पे परेशान होने की जरूरत नहीं मुश्किल टेस्ट है आसान टेस्ट है कि भाई हमारी जो है ना कोई फलानी चीज हो गई, हमारे साथ कोई ज्यादती हो गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पहले कवर करो, फिर आप जो है ना बाकी टॉपिक्स के ऊपर भी जाओ। टॉपिक्स अपने सारे कवर करो पहले, मगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लो। रिकमेंडेड ये होता है कि भाई टॉपिक्स आपने सारे कवर करने हैं, उसके ऊपर कोई चॉइस नहीं है, मगर एटलीस्ट पहले जो है ना आप सबसे पहले स्टेप के ऊपर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर अप कर लो। सबसे पहले नंबर के ऊपर वो तमाम बच्चे जो नस बिजनेस स्कूल में अप्लाई कर रहे हैं, तो भाई नस बिजनेस स्कूल की मैथ्स के अंदर जो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ रहे हैं, एनबीएस की मैथ्स की अगर हम बात करें तो एनबीएस की मैथ्स के अंदर जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जिस टॉपिक के पूछे जाते हैं दैट इज रेशियो प्रोपोर्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं अलजबरा के, रेशियो के। अलजबरा को मार्क कर लो, अलजबरा इज समथिंग जिसके क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद रेशियो प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट है जिसके क्वेश्चन सबसे ज्यादा आपके पास पूछे जा रहे होते हैं। अलजबरा को सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट कंसीडर करके जाओ। अलजबरा हो गया आपके पास रेशियो हो गया। इसके अलावा आपके पास सबसे इंपॉर्टेंटली आपके पास थर्ड नंबर के ऊपर जो सर्ट्स इंडेक्सेस होती हैं। सर्ट्स इंडेक्सेस अगेन अलजेब्रा की एक टाइप है जिसके अंदर हम लोग पावर्स की बात करते हैं कि भाई फलाने टर्म की पावर के ऊपर रूट गिवन है एंड दिस एंड दैट। तो सर्ट्स इंडेक्सेस के कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा आते हैं। इसके अलावा फ्रैक्शंस के कॉन्सेप्ट बहुत आते हैं, आपको फ्रैक्शन रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे मिल रहे होंगे आपको अपने पेपर के अंदर। अच्छा, एक जमाना था लोग फरमाते थे कि भाई एनबीएस के पेपर में वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं आते। लास्ट ईयर नस बिजनेस स्कूल की मैथ्स के अंदर कई वर्ड प्रॉब्लम्स पूछे गए हैं। तो भाई ये चीज जहन में रखिएगा, वर्ड प्रॉब्लम्स बिल्कुल आते हैं। तो अगर आप हमारे बी कैट के बैच के अंदर मौजूद हो, बिजनेस कॉलेज एप्टीट्यूड टेस्ट के बैच के अंदर, तो हम आपकी पाकिस्तान की तमाम बिजनेस यूनिवर्सिटीज की तैयारी कवर करवा रहे हैं। तो आप एनबीएस में पोजीशन ले सकते हो हम जिस लेवल पे आपको कवर करवा रहे हैं। तो याद रखिएगा अलजेब्रा हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, सर्ट्स इंडेक्सेस हो गया, बेसिक लेवल का पैराबोला हो गया। इसके अलावा ट्रिगोनोमेट्री बेसिक लेवल के ऊपर जो ट्रिगोनोमेट्री होती है इसके क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं आपके पास एनबीएस की मैथ्स के अंदर ही पूछे जाते हैं। तो बेसिक लेवल की ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूलाज हो गए, चीजें हो गई, एंगल कैलकुलेशन हो गए एंड सो ऑन। इसके अलावा फंक्शंस हो गए, हमारे पास फंक्शंस हो गए, आपके पास फंक्शंस के कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं आपके पास एनबीएस की मैथ्स के अंदर। सेट्स के कॉन्सेप्ट बहुत सारे आते हैं। सेट्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने एनबीएस के तमाम पास्ट पेपर्स कवर अप करवाए हुए हैं अपने चैनल के ऊपर भी, और आपको जो लाइव क्लासेस आप हमारे बैचेस में ले रहे हो उसके अंदर आपको तमाम पास्ट पेपर्स हम साथ साथ टॉपिक वाइज कवर करवा रहे हैं। क्लासेस का फायदे क्या होता है कि भाई टीचर आपको जो मेन क्लास कवर करवा रहा है साथ में हर टॉपिक के वो पास्ट पेपर्स कवर करवा रहे हैं, प्लस जो आपको प्रैक्टिस शीट दे रहा है वो खजाना है, और फिर उस प्रैक्टिस शीट का सॉल्यूशन एक तीसरा टीचर आपको प्रोवाइड कर रहा है, तीसरा टीचर उसको लाइव क्लास में कवर अप करवा रहा है। तो ये आपको फैसिलिटीज पूरे पाकिस्तान की किसी दायरे में नहीं मिलेंगी। कोई तो वजह है ना बेटा, हर यूनिवर्सिटी में हमारी अगर पोजीशन आ रही है। अच्छा भाई,
इसके अलावा आपके पास एवरेजेस के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। एवरेजेस हो गया आपके पास, एवरेज के रिगार्डिंग क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जा रहे होते हैं। इसके अलावा हमारे पास एनालिटिकल ज्योमेट्री जो है ना, एनालिटिकल ज्योमेट्री हो गई या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गई, इसके क्वेश्चन स्लोप क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस के रिगार्डिंग क्वेश्चन हो गया, इंटरसेप्ट निकालने के लिए आ गया, ये आ जाती है हमारे पास। मैट्रिसेस के क्वेश्चंस बहुत सारे हमारे पास बिजनेस स्कूल की मैथ्स के अंदर आते हैं। इसके अलावा आपके पास एक टॉपिक जो मैं यहाँ पे रिकमेंड करूंगा तमाम बच्चों को, ज्योमेट्री का, कि भाई आपको ज्योमेट्री की बेसिक फॉर्मूलाज, कि भाई आपके पास ज्योमेट्री के अंदर आपके पास सिंपल तरीके से सर्कमफेरेंस का, पैरामीटर के रिगार्डिंग ये कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए, कि भाई एक सर्कल गिवन है, दूसरा सर्कल उसके अंदर फॉर्म अप हो रहा है, तो सर्कमफेरेंस क्या होगा, पहले वाले का गिवन है, दूसरे वाले का एरिया निकालना है, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस। तो ज्योमेट्री के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इसके अलावा एक और टॉपिक है कि शेडेड रीजन का, ये शेडेड एरिया प्रॉब्लम जो है ना, ये नस्ट इंजीनियरिंग हो गई, नस्ट बिजनेस स्कूल हो गया, दोनों में बेतहाशा आता है। तो शेडेड एरिया प्रॉब्लम्स एनबीएस के अंदर भी बहुत आ रहा होता है, क्योंकि भाई ज्योमेट्री के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास नस्ट बिजनेस स्कूल की। अच्छा, इंग्लिश दोनों की एक जैसी होती है, इंग्लिश दोनों की एक जैसी होती है, मैं इंग्लिश को भी डिफाइन करूंगा। ये मगर नस्ट बिजनेस स्कूल की जो मैथ्स आ रही है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको लाजमी तौर पर कवर करना ही करना है, इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ना। इसके अलावा जो टॉपिक्स कवर करोगे वो आपकी चेरी ऑन द टॉप है, मगर इन टॉपिक्स को सबसे पहले आपने कवर अप लाजमी तौर पर करना है। ये टॉपिक्स आपके ये टॉपिक्स तो लाजमी तौर पे कवर करने ही करने। इसके अंदर भी दो टॉपिक्स मैंने ऐसे यहाँ पे लिख देता हूं कि लॉग्स का टॉपिक है, लॉग्स बहुत ज्यादा आता है। इसके अलावा हमारे पास लॉग्स के अलावा जो एक और टॉपिक आपका आ रहा है प्रोबेबिलिटी का, प्रोबेबिलिटी आपके पास सिर्फ प्रोबेबिलिटी, कॉम्बिनेशन वगैरह तो इतना नहीं आता, प्रोबेबिलिटी ज्यादा आ जाती है हमारे पास नस्ट बिजनेस स्कूल की मैथ्स के अंदर। या फिर हमारे पास अल्लाह भला करे, अल्लाह भला करे, बाकी तो खैर इतना नहीं है इंपॉर्टेंट, मगर ये टॉपिक्स एटलीस्ट कवर अप कर लो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एनबीएस की मैथ्स के लिए। बाकी जो टॉपिक्स हैं इनइक्वालिटीज हो गया, वो चेरी ऑन द टॉप है, उनको भी कवर कर लो तो बेहतर है, कवर कर लो बेहतर है। इन टॉपिक्स को मगर अच्छे से प्रिपेयर करोगे, इनसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे ना तो वो आपको विद इन सेकंड्स पे आना चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, अगर हम बात करें इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए, वो तमाम बच्चे जो नस्ट इंजीनियरिंग में अप्लाई कर रहे हैं, वो तमाम बच्चे जो हमारे भाई, अब जरा हम इंजीनियरिंग के लिए बात कर लेते हैं, वो तमाम स्टूडेंट जो नस्ट इंजीनियरिंग में अप्लाई कर रहे हैं, वो तमाम बच्चे जो नस्ट के इंजीनियरिंग के या कंप्यूटिंग के प्रोग्राम्स में अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके टेस्ट के अंदर पहले जैसे कि मैथ्स आ रही है, तो भाई मैथ्स के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं आपके पास से? आपके टेस्ट के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर कंप्लीट टॉपिक, इसके अंदर एपी हो गया, जीपी हो गया, अर्थोमेटिको ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हो गया। इसके अंदर एक एमसीक्यूज होता है जो बहुत पेपर के अंदर आता है। देखो, हम हजारों क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक जरूर बता सकता हूँ। एक क्वेश्चन होता है इसमें वो कहता है कि सीरीज कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है, ये एमसीक्यूज मार्क कर लो भाई। इस एमसीक्यूज को कहीं पे लिख लेना, अपने दोस्तों को बता देना, सर हाशिम ने गारंटी दी आएगा, गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ कि भाई सीरीज कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है, आर ग्रेटर देन 1 है या लेसर देन 1 है, उसकी कंडीशन बहुत आती है कि सीरीज कन्वर्जेंट कब है, डाइवर्जेंट कब है। ये क्वेश्चन लिमिट से और इससे मिक्स होकर होता है। लिमिट्स के अंदर भी टॉपिक है, सीक्वेंस सीरीज में भी कुछ लोग लिमिट्स का पढ़ाते हैं, कुछ लोग सीक्वेंस सीरीज का पढ़ाते हैं, मगर ये एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मेरे जहन में भी आया तो मैंने आपको बता दिया कि भाई सीरीज कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है। तो ये जो एमसीक्यूज है ना, ये बहुत पेपर में आता है। इसके अलावा आपके पास प्रोबेबिलिटी, कॉम्बिनेशन, परमुटेशन, इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ट्रिगोनोमेट्री इज समथिंग जो कि मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मुलाज हो गए, ट्रिगोनोमेट्री की लॉजिक्स हो गई, ट्रिगोनोमेट्री के अंदर डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो गए, ये बहुत आते हैं। ग्राफ का टॉपिक कम आता है मगर आ सकता है। एक चीज ध्यान में रखिएगा, नस्ट के जो पेपर है ना, वो 100 एमसीक्यूज का आ रहा है मैथ्स का इंजीनियरिंग के लिए, सीएस के लिए। उस 100 मार्क्स के एमसीक्यूज के पेपर के अंदर ना 20% आपके पास स्ट्रेट फॉर्मुलाज होते हैं, इंटीग्रेशन के, डेरिवेटिव के, ट्रिगोनोमेट्री के, स्ट्रेट लाइन के, स्लोप्स के रिगार्डिंग, एनालिटिकल ज्योमेट्री के ऊपर, वेक्टर्स के ऊपर। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, ट्रिगोनोमेट्री के अंदर फॉर्मुलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के फॉर्मुलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्ट्रेट बेसिक फॉर्मुलाज वो आपके फ्री के नंबर हैं, वो नंबर खराब में बांटे जा रहे होते हैं। अगर आप वो भी ना ले सको तो बेटा कुछ नहीं कर सकते, फिर इंजीनियरिंग छोड़ दो नस्क की। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, हमारे पास रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर ऑब्वियसली मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आर्गन ट्रायग्राम रिलेटेड कॉन्सेप्ट बहुत आता है कॉम्प्लेक्स नंबर से, आर्गन ट्रायग्राम का। बाकी आपके पास डे मोइवर्स थ्योरम के बहुत कॉन्सेप्ट्स आपको दिख रहे होंगे। अच्छा, बाइनोमियल थ्योरम के अंदर बाइनोमियल सीरीज के कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट नेट के पेपर्स मैंने सारे सॉल्व करवाए थे। देखो, मैंने बड़ी मेहनत करी है, 2025 के अंदर इतनी पोजीशन मेरे पास से आई है ना, उसके पीछे एक रीजन मैं आपको बताता हूँ, एक स्ट्रेटेजी। कोई कॉपी करना चाहे कॉपी करे, अल्लाह ताला की जात बड़ी है। तो नस का नेट 1 हुआ, मैंने हर दिन बैठ के मेहनत करी, जितना भी बिजी था नेट 1 के सारे पेपर सॉल्व करवाए, जैसे जैसे डेज को पेपर मेरे पास आ रहे थे, नेट 2 के अंदर, नेट 3 में, नेट 4 में। उसका रिजल्ट ये मिला कि भाई वो जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास पेपर्स, ऑथेंटिक पेपर्स भी तो गैदर अप हुए। इसके अलावा वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने उस नेट्स को दिया, उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा स्कोर किया बेजिस से। तो भाई बाइनोमियल सीरीज के क्वेश्चन बेतहाशा, जैसे कि एक क्वेश्चन आई रिमेंबर 1 प्लस का 2 आयोटा था, 1 प्लस का आयोटा था, समथिंग लाइक दैट, होल पावर में 5 आ रहा था, इस तरह का कोई क्वेश्चन था बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल सीरीज का, वो क्वेश्चन बहुत आया हुआ था।
अच्छा, इसके अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चंस आ जाते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके क्वेश्चंस आ जाते हैं। आसान टॉपिक है, इतना मुश्किल नहीं है। तो बाकी आपके पास ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एफएससी फर्स्ट ईयर मैथ से, पहले इनको लाजमी तौर पर प्रिपेयर करना ही करना है। अच्छा, अगर मैं सेकंड ईयर साइड की बात करूं तो यहां से कैलकुलस, कैलकुलस के बगैर बेटा आपकी मैथ्स अधूरी है। तो कैलकुलस को सबसे पहले कवर करो, जिसमें फंक्शंस हैं, जिसमें डेरिवेटिव है, जिसमें इंटीग्रेशन है। ये तीन टॉपिक्स होते हैं कैलकुलस के अंदर। फंक्शंस के अंदर अगर आपके पास टाइम कम है तो इनवर्स फंक्शन को लाजमी तौर पे कवर कर लो, कंपोजिट फंक्शन को कवर कर लो। अगर फंक्शन में जैसे टाइम कम है तो आपके इनवर्स और उसको कंपोजिट फंक्शन को लाजमी कवर करो। मगर अगेन जैसे मैंने आपको बताया कंट्रास्ट टेस्ट से कुछ भी आ सकता है। तो फंक्शंस होते कौन से हैं आपके पास, वो आपको मालूम होने चाहिए भाई। फंक्शंस की टाइप कौन सी है, कौन सा फंक्शन क्या हो रहा है, कब कौन सी इमेज क्रिएट हो रही है, तो वो आपको मालूम एटलीस्ट होना चाहिए। वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या होते हैं, सो ऑन। डेरिवेटिव्स के अंदर आपको डेरिवेटिव्स के फॉर्मुलाज हो गए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्योर एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव हो गए। देखो हम क्या पढ़ाते हैं, अब जो एक एफएससी का टीचर होता है ना, अगर आप किसी कॉलेज में जाके कभी, जैसे पंजाब साइड पे होता है कि इंटर के कॉलेजेस में एप्टीट्यूड पढ़ाई जा रही है, भाई 90% टीचर्स को शॉर्टकट से नहीं पता होते। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। एक क्वेश्चन है x की पावर cos x, 90% टीचर उसको सॉल्व करवाएंगे ना, वो सॉल्व करवाएंगे पहले y से कंपेयर करवाओ, फिर ln की प्रॉपर्टी को अप्लाई करवाओ, दोनों तरफ ln को अप्लाई करो, फिर ln की प्रॉपर्टी अप्लाई करो, फिर आप पर्टिकुलरली डेरिवेटिव का मल्टीप्लिकेशन फॉर्मुला अप्लाई करो, सुबह से लेकर शाम हो जाएगी। ऑन दी अदर एंड भाई एप्टीट्यूड टीचर और इंटरमीडिएट टीचर में डिफरेंस होता है। इसको सॉल्व करने की ट्रिक है, सॉल्व करने की ट्रिक क्या है, एक दफा क्वेश्चन को आपने एज इट इज कॉपी डाउन करा, फिर पावर में आने वाले फंक्शन को लिखा। आपने क्या करा, सिंपल पावर में आने वाले फंक्शन को लिखा, फिर सिंपल तरीके से बेस वाले फंक्शन को डिवीजन में लिखा, फिर आपने पर्टिकुलरली बेस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, प्लस का साइन लगाया, एलन का एलन जो फंक्शन बेस में था उसको एलन के साथ लिखा, फिर पावर में आने वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया। ऐसी मल्टीपल एग्जांपल्स हैं। तो अगर आप एफएससी के टीचर से एप्टीट्यूड पढ़ रहे हो ना, आप गलत काम कर रहे हो। एफएससी के टीचर का कोई काम नहीं है एप्टीट्यूड साइड को। मैं हमेशा बताता हूं बच्चे को कि भाई एफएससी का टीचर अपने इंटर के कॉन्सेप्ट को आपको बता रहा होगा, सही है, वो आपकी लॉन्ग लर्निंग के लिए सही है, मगर वो आपकी ट्रिक्स आपकी कभी क्लियर नहीं होंगी। ट्रिक्स आपको हमेशा फायदा देंगी क्योंकि आपका टाइम सेव होगा। हमारे जितने भी बैचेस होते हैं इनमें जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं ये बेसिक टू एडवांस लेवल पे जाते हैं। ये बड़े सीनियर टीचर्स हैं, ये वो टीचर्स हैं जो भाई आपको पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट देते हैं। अगर कोई बच्चा प्री मेडिकल बैकग्राउंड का है, उसने मैथ्स नहीं पढ़ी हुई, तो हम आपको हमेशा पहले उस टॉपिक की बेसिक बैकग्राउंड बताएंगे। ए लेवल्स का जो बच्चा है उसने बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं ए लेवल्स में नहीं पढ़े हुए, जैसे मैट्रिसेस नहीं पढ़ा हुआ, सीक्वेंस सीरीज एडवांस में नहीं पढ़ा हुआ, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन फंक्शंस टोटली डिफरेंट लेवल पे उसने पढ़ा हुआ होता है। तो भाई हम आपको पहले उसकी बेस आपकी बना रहे हैं, जब बेस आपकी बन जाएगी उसके बाद उसके ऊपर हम बिल्डिंग को तामीर पूरी की पूरी कर रहे होते हैं। खैर, अच्छा, इसी तरीके से बहुत सारे एग्जांपल्स है मेरे पास एक और एग्जांपल है इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। ये क्वेश्चन है 90% लोग जो होंगे ना इसको एप्टीट्यूड साइड के ऊपर ट्रिग्नोमेट्रिक एनर्जी पे सॉल्व करेंगे। हालांकि सॉल्व करने की एक ट्रिक है, क्या ट्रिक होती है जब पढ़ोगे तो बताऊंगा बेटा। खैर, अच्छा, एक और चीज यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट जो बहुत पेपर के अंदर आएगा, दैट इज कॉनिक्स। कॉनिक्स का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा आता है, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, सर्कल्स, पूरा कॉनिक्स के अंदर काउंट होता है। तो पैराबोला हो गया, हाइपरबोला हो गया, एलिप्स हो गया, सर्कल हो गया, इसकी तमाम ट्रिक्स हो गई, बेसिक चीजें हो गई, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स पे बहुत आ रहे होते हैं, सही है ना। तो सेकंड लाइन क्या है आपके पास, किस तरीके से अप्लाई हो रही है, पैराबोला क्या होता है, हाइपरबोला क्या होता है, एलिप्स क्या होता है, ये बहुत पेपर में आता है। इसके अलावा अगर मैं एक टॉपिक आपको बताऊं, उस टॉपिक का नाम है एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एरिया अंडर द कर्व। इसी तरीके से अगर मैं आपको बताऊं लिमिट्स, लिमिट्स बहुत ज्यादा पेपर के अंदर पूछी जाएंगी। सिंपल लिमिट्स भी आती हैं, एडवांस लेवल लिमिट्स भी पिछले अरसे से आना स्टार्ट हो गई हैं। इसके अलावा आपके पास शेडेड एरिया प्रॉब्लम, अगेन यहाँ के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन तीन टॉपिक्स को मैं अलग से बता रहा हूं भाई, ये तीन टॉपिक्स मार्क कर लेना, गारंटी दे रहा हूं उसमें से दो या तीन में से, तीनों में से क्वेश्चन आएगा, या तो दोनों तीन में से आएगा, नहीं तो दो में से लाजमी तौर पे आएगा। शेडेड एरिया प्रॉब्लम, एरिया अंडर द कर्व, लिमिट्स, और ये आपको लाजमी तौर पे कवर अप करने हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग साइड के। अच्छा, वाइल जो बच्चे इंग्लिश के लिए बैठे हैं, इंग्लिश सबसे एंड में बताऊंगा, उससे पहले फिजिक्स देख लेते हैं। तो भाई फिजिक्स के अंदर क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, वो तमाम बच्चे जो नस्ट इंजीनियरिंग के अंदर या किसी भी नस्ट के प्रोग्राम में अप्लाई करें या फिजिक्स का पोर्शन आता है, तो फिजिक्स के अंदर कौन कौन से पोर्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे ज्यादा जो एक चीज हम लोगों ने हमेशा नेट के अंदर ऑब्जर्व करी, डेट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का कॉन्सेप्ट, ईएमएफ का और ईएमआई का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसके टॉपिक बहुत ज्यादा, इसके एमसीक्यूज पूछे जा रहे होते हैं, सही है ना। इसके एमसीक्यूज बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के रिगार्डिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के रिगार्डिंग। इसके अलावा यंग डबल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट, इसके क्वेश्चन बहुत आते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के रिगार्डिंग, मैग्नेटिज्म के जितने कॉन्सेप्ट्स हैं बहुत आते हैं। करंट साइड के एमसीक्यूज बहुत आते हैं, हाफ लाइफ के एमसीक्यूज बहुत आते हैं। मैं एक काम करता हूं, इसको प्रॉपर्ली आपको लाइन बाय लाइन लिखवा देता हूं कि भाई देखो, सबसे पहले नंबर के ऊपर सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके पास बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसके अलावा जो आपके पास ये यूनिट्स कन्वर्जन होती है, आपकी जो फिजिक्स के अंदर टॉपिक है, बेसिक के पहला टॉपिक जो आपका होता है, इसके अंदर आप यूनिट्स को फॉर्म कर रहे होते हो, वो टॉपिक बहुत ज्यादा पूछा जा रहा होता है फिजिक्स साइड के ऊपर। इसके अलावा हमारे पास प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी का टॉपिक बहुत ज्यादा आता है।
प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी का टॉपिक बेतहाशा पूछा जा रहा होता है, एक्यूरेसी रिगार्डिंग टॉपिक। इसके अलावा हमारे पास वेक्टर्स, वेक्टर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स के अंदर, वेक्टर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैथ्स के अंदर भी, फिजिक्स के अंदर भी वेक्टर्स। वेक्टर्स मैंने ऊपर नहीं लिखवाया क्योंकि फिजिक्स में ऑलरेडी हम कवर कर रहे हैं ना, तो फिजिक्स एक ही तरह की चीज है ना, सारे कॉन्सेप्ट वही तकरीबन आ रहे होते हैं, अब डॉट प्रोडक्ट हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, सो ऑन। तो वेक्टर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट आ गया। इसके अलावा प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन इज समथिंग जो कि आपको बहुत इसके एमसीक्यूज मिलेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन मोस्ट इंपॉर्टेंट आ रहा है, प्रोजेक्टाइल हो गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अच्छा, इसी तरीके से वर्क एनर्जी इन पावर, वर्क एनर्जी पावर के आपको एमसीक्यूज बेतहाशा मिलेंगे। वर्क हो गया, एनर्जी हो गई, पावर के रिगार्डिंग एमसीक्यूज हो गए। इसके अलावा वेव्स के ऊपर एमसीक्यूज आपको बहुत सारे मिलेंगे, वेव्स के रिगार्डिंग एमसीक्यूज हमारे पास डिफरेंट बहुत ज्यादा आते हैं। इसके अलावा थर्मोडायनेमिक्स, मैं मानता हूं बड़ा टॉपिक है मगर इजी है, कार्नोट साइकिल्स हो गए, बेसिक चीजें हो गई। तो थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर, डायनेमिक्स के ऊपर आपको बेतहाशा एमसीक्यूज मिलेंगे नस के अंदर। इसके अलावा आपके पास जो एक एमसीक्यूज है इलेक्ट्रिक करंट के, करंट का जो चैप्टर हमारे पास होता है, इसके एमसीक्यूज बहुत ज्यादा पेपर के अंदर आते हैं। हाफ लाइफ के पूरा टॉपिक, हाफ लाइफ का बेतहाशा इंपॉर्टेंट है, हाफ लाइफ के एमसीक्यूज बहुत ज्यादा आते हैं। कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ ये मैं अलग से आपको बता रहा हूँ, कूलम्स लॉ के जो एमसीक्यूज हैं बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड हो गया, मैग्नेटिक इंडक्शन हो गया, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया। मैग्नेटिक फ्लक्स के एमसीक्यूज बेतहाशा पेपर के अंदर आते हैं। मैग्नेटिज्म का पूरा टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक फ्लक्स के एमसीक्यूज रीसेंट पेपर्स के अंदर बहुत ज्यादा आए हुए हैं। अच्छा, इसके अलावा म्यूचुअल सेल्फ इंडक्शन हो गई, वो बहुत आती है। कैपेसिटर के रिगार्डिंग, कैपेसिटर के जो एमसीक्यूज हैं सारे के सारे, कैपेसिटर का टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैपेसिटर का खाली जो टॉपिक आ रहा है जिसमें आपके पास अल्टरनेटिंग करंट कैपेसिटर कहां पे होता है, आपके पास अल्टरनेटिंग करंट के ऊपर जो आपको इंडक्टर मिलता है, अल्टरनेटिंग करंट के ऊपर आपको जो रेजिस्टर मिल रहा होता है, उसके रिगार्डिंग एमसीक्यूज बेतहाशा पूछे जाते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कहीं पे साथ नोट डाउन करते जाओ भाई, क्योंकि काफी सारी चीजें हैं। इसी तरीके से एक टॉपिक जो भी हमने रिसेंटली काफी ज्यादा देखा था, डेट वॉज बेसिकली स्ट्रेन एनर्जी एंड स्ट्रेस के रिगार्डिंग, कि स्ट्रेन एनर्जी और स्ट्रेस के रिगार्डिंग जो टॉपिक होता है एसईएस का, ये टॉपिक बहुत ज्यादा पूछा जा रहा होता है। लॉजिक गेट काफी ज्यादा पूछी जाती है हमारे पास। इसके अलावा आपके पास क्वांटम इफेक्ट, क्वांटम इफेक्ट मार्क कर लो, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है क्वांटम इफेक्ट। तो क्वांटम इफेक्ट के एमसीक्यूज बहुत आते हैं। इसके अलावा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और बर्नौली इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने कुछ चैप्टर्स के नाम लिखवाए, कुछ मैं आपको डायरेक्टली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूँ। कंटिन्यूटी इक्वेशन हो गई और बर्नौली इक्वेशन हो गई, कंटिन्यूटी इक्वेशन हो गई और बर्नौली इक्वेशन हो गई, आपके पास मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। पेयर प्रोडक्शन बहुत ज्यादा पूछा जा रहा होता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कभी कभार आ जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इंपॉर्टेंट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो भाई। आपको मैंने क्या क्या कहा, मैंने आपसे कहा प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, कैपेसिटर के अंदर एसी कैपेसिटर हो गए, एसी इंडक्टर हो गए, रेजिस्टर्स हो गए, आपके पास कूलम्स लॉ हो गया, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड के रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट्स हो गए, आपके पास म्यूचुअल या सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, क्वांटम इफेक्ट क्या होता है, इसके अलावा पेयर प्रोडक्शन है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, हाफ लाइफ है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये चैप्टर जो मैंने लिखवाया वो तो ठीक है आपके पास, मगर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इनको लाजमी तौर पर कवर करो फिजिक्स के अंदर। ये फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास टॉपिक्स आ रहे हैं। अच्छा, वाइल अगर हम इंग्लिश की बात करें, मुझे पता है काफी सारे बच्चे इंग्लिश के लिए बैठे भी होंगे, तो भाई इधर यू आर अप्लाइंग फॉर द नर्स इंजीनियरिंग और यू आर अप्लाइंग फॉर द नर्स बिजनेस। इंग्लिश तकरीबन सबकी एक जैसी होती है। तो हाँ, एक डिफरेंस ये होता है कि जो नर्स बिजनेस के बच्चे होते हैं उनके पेपर में 100 एमसीक्यूज की इंग्लिश आ रही है, तो 100 एमसीक्यूज हैं, जबकि इंजीनियरिंग वाले के पास 40 एमसीक्यूज आ रहे हैं। आपका हर सब्जेक्ट उतना ही मैटर करता है जितना मैथ्स करता है, या आपका हर सब्जेक्ट उतना ही मैटर करता है जो आपको एक नंबर वाला मैटर करता है। अक्सर हमने ये देखा कि बच्चों ने मैथ्स के अंदर 80 नंबर स्कोर कर लिए, फिजिक्स के अंदर और इंग्लिश के अंदर लंका डुबा दी कि भाई 80 30 और 20, तो मुश्किल से 120 भी नहीं बन पाते इनके। तो यानी कि भैया 130 के ऊपर स्टैंड कर जाते हैं ये लोग। बताने का मकसद ये है कि आपने ऐसी फनकारी नहीं करनी, आपने हर सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम देना है। अब जो इंग्लिश है, इंग्लिश के अंदर आपके पास सबसे ज्यादा जो नस के अंदर चीज आती है एनालॉजीज आती हैं। एनालॉजी इज मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। एनालॉजीज के कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा पेपर के अंदर आते हैं। इसके अलावा नस के अंदर कॉम्प्रीहेंशन आपको बहुत मिलेंगे, कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन आपके पास बेतहाशा पूछे जाते हैं नस के अंदर। इसके अलावा सिनोनियम्स हो गए, एंटोनियम्स हो गए। अब देखो सिनोनियम्स या एंटोनियम्स अब हजारों याद नहीं कर सकते, इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक कहूंगा कि भाई सिनोनियम एंटोनियम्स आप मेरे 2025 की जो लेक्चर सीरीज होगी ना पास्ट पेपर्स की, उन लेक्चर्स को जल्दी जल्दी गो थ्रू अगर आप करते हो तो वहां पे मैंने हर बच्चे ने अपने पेपर के अंदर उसको जो सिनोनियम्स एंटोनियम जाते हैं उसमें लिखे हुए होंगे, तो उनको एटलीस्ट कवर करो। इसके अलावा ओईटीपी किताब के अंदर जितने सिनोनियम एंटोनियम्स आए उनको कवर अप करो। सिनोनियम एंटोनियम्स के ऊपर कुछ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल सिंस आई एम आल्सो एन आईबी ड्रॉप आउट, तो आईबी का टेस्ट सबसे मुश्किल होता है पाकिस्तान में, लम्स का हो गया, आईबी का हो गया, तो हम तो 5000 वर्ड्स की हॉट लिस्ट याद करते थे, वर्ड लिस्ट याद करते थे। तो उसके अंदर होता यह था कि भाई 5000 वर्ड्स की वोकैब्स आप याद करते, कितनी वोकैब्स कर लोगे, कहीं से वोकैब्स आ जाएंगी। तो भाई आपको ये चीज ध्यान में रखिएगा, सिनोनियम एंटोनियम सारे नहीं कर सकते, तो मेजॉरिटी कर सकते हो पास्ट पेपर्स के, उनको लाजमी तौर पे कवर अप करो। इसके अलावा नस में अक्सर और पेशतर ग्रामेटिकल चेक करने के क्वेश्चन आ जाते हैं, ग्रामर चेक आपको करने के क्वेश्चन आ जाएंगे। इसके अलावा आपके पास प्रपोजिशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जा रहे होंगे, प्रपोजिशन के रिगार्डिंग।
अगर आप हमारे बैचेस में मौजूद हो, सर एहतशाम से ब्रिलियंट पूरे पाकिस्तान में कोई इंग्लिश का इंस्ट्रक्टर मौजूद नहीं है, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। या फिर इफ यू आर अप्लाइंग फॉर द बिजनेस प्रोग्राम्स, तो मिस जोहा जैन से बेहतर कोई नहीं है, क्योंकि तो मिस जोहा जैन से बेहतर बिजनेस प्रोग्राम्स के लिए कोई इंग्लिश का इंस्ट्रक्टर नहीं है, क्योंकि वो खुद आईबीए के ग्रेजुएट हैं। तो कई सालों से वो सेट के लिए, आईबीए के लिए बच्चों को प्रिपेयर कर रही है, नस्बिन स्कूल के प्रिपेयर कर रही है। एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द इंजीनियरिंग प्रोग्राम, तो सर एहतशाम से बेहतर इंजीनियरिंग साइड के ऊपर इंग्लिश का आपको कोई टीचर नहीं मिलेगा, मैं आपको गारंटी देने को तैयार हूँ, बिकॉज उनका इस फील्ड में बहुत बड़ा तजुर्बा है। सही है ना? तो डॉक्टर इरफान, सर इरफान, ही इज अ लेजेंड इन दिस पर्टिकुलर थिंग। तो आपकी वो क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं, यू नो दिस पर्टिकुलर थिंग, कि उनसे बेहतर कोई भी नहीं हो सकता। तो भाई ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ रहे हैं डिफरेंट फील्ड्स के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रॉपर तैयारी हो, तो देखो मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ कि ये बच्चे आसमान से नहीं उतरे थे, आप ही कैसे बच्चे थे। इनमें से कई बच्चों के मैंने रिजल्ट अभी प्रॉपर्ली मेरिट पोजीशन छोड़ नहीं गई। जैसे गौस मोहम्मद था, इसकी यूईटी के अंदर तीसरी पोजीशन है, इसकी नस के अंदर इसका जो स्कोर है वो टॉप 10 के अंदर है बच्चे का, मगर जाहिर सी बात है हमने इसका नस का स्कोर नहीं डाल सके थे। बताने का मकसद क्या है कि भाई ये तमाम बच्चे आप जैसे, ये आसमान से नहीं उतर कर आए, ये कोई बच्चा आसमान से उतर कर नहीं आया, ये सारे के सारे आप जैसे घरों से बिलोंग करते हैं। कोई पंजाब के किसी गांव से बिलोंग करता है, कोई केपी के किसी गांव से बिलोंग करता है, कोई सिंध के अंदर से बिलोंग करता है, कोई कराची से बिलोंग करता है, कोई बलूचिस्तान से बिलोंग करता है, कोई गिल से बिलोंग करता है। तो भाई इन बच्चों में क्या खास बात है? ये वो बच्चे हैं जिन्होंने हमारी बात पे लब्बैक कहा, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने अपने घर वालों की दावतों को छोड़ने की आदत डाली, जिन्होंने नो कहना सीख लिया। अगर आप जिंदगी में नो कहना सीख जाओगे, आप कामयाब हो जाओगे, मैं गारंटी देने को तैयार हूं। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ, तो भाई आप लोगों को रातों को जागना भी पड़ेगा, आपको डबल मेहनत भी करनी पड़ेगी, आपको जो जितनी ये पार्टियां हैं ना और जितनी ये दोस्ती हैं सब छोड़नी पड़ेंगी। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। कामयाब हो जाओ, सारे दोस्त वापस आ जाएंगे, मैं गारंटी देने को तैयार हूं। तो ये जो आपके 3 4 5 महीने, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, खुदा इस बात को समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, इस टाइम को यूटिलाइज करो। भाई हमारी बैचेस की सबसे खास बात क्या होती है, हमारे बैचेस के अंदर आपकी 99% क्लासेस स्मार्ट बोर्ड पे कंडक्ट होती है। पाकिस्तान की टॉप एप्टीट्यूड की फैकल्टी आपको एक एक चीज बेसिक टू एडवांस लेवल के ऊपर कवर अप करवाती है। पहले नंबर के ऊपर हर सब्जेक्ट के आपको 3 प्रोफेसर मिल रहे हैं। एक आपकी आपकी कंप्लीट वीक क्लासेस कंडक्ट हो रही हैं, आपकी एक क्लासेस कंडक्ट हो रही है वीक डेज के ऊपर, एक क्लासेस कंडक्ट हो रही है वीकेंड्स के ऊपर। इससे फायदा क्या होता है कि भाई आपकी साइमल्टेनियसली फर्स्ट ईयर का कोर्स भी चल रहा है, सेकंड ईयर का कोर्स भी चल रहा है एप्टीट्यूड लेवल के ऊपर। देन जो तीसरे प्रोफेसर है वो आपको इन दोनों क्लासेस के अंदर जितने प्रैक्टिस क्वेश्चन हो रहे हैं, जो क्लास कंडक्ट होती है उसकी प्रैक्टिस शीट आपको जब प्रोवाइड की जाती है, उस प्रैक्टिस शीट का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। फिर आपके मल्टीपल हजारों टेस्ट हो रहे हैं, जो भी चैप्टर आपका कंडक्ट हो रहा है लाइव क्लासेस के अंदर, उसकी वीकली टेस्ट कंडक्ट हो रहे हैं। और ना सिर्फ ये, आप जब हमारे बैच को ज्वाइन करते हो, अगर आप पहले से जितने मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करवाए, अगर आप इन टॉपिक्स को पहले से कवर करना चाहते हो, लेट्स सपोज इफ वी आर कवरिंग द ट्रिगोनोमेट्री और द प्रोबेबिलिटी कॉम्बिनेशन परमुटेशन, आप कहते हो नहीं सर मुझे पहले रियल कॉम्प्लेक्स नंबर कवर करना है, आपके पास कंप्लीट कोर्स की लास्ट ईयर की रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल है, आप उनसे वो चीज कवर अप कर सकते हो। और सबसे खास बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको कहीं नहीं मिलेगी, कि भाई हमारे पास्ट ईयर्स के अंदर जितने टेस्ट हुए थे, जितने हजारों क्वेश्चन हुए थे, हजारों टेस्ट कंडक्ट हुए थे, आप उनको भी दे सकते हो। आपको चैप्टर वाइज टेस्ट के ऊपर जो हमारे पोर्टल एप्लीकेशन है उसको जब आप जाओगे, चैप्टर वाइज टेस्ट के अंदर तमाम चैप्टर के चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिल जाएंगे, एफएलपीज भी मिल जाएंगे, फुल लेंथ पेपर्स, आप उनको भी अटेम्प्ट कर सकते हो। और ना सिर्फ वो हजारों टेस्ट दे सकते हो, बल्कि जो लाइव क्लासेस में कोर्स जब कवर हो रहा है तो वो जो टेस्ट कवर करवाए जाएंगे आप वो भी दे सकते हो। तो आपके लिए डबल फायदा है। आप कहते हो सर मुझे लाइव क्लासेस के अंदर मेरी टाइमिंग जरा डिस्टर्ब होती है, मैं और तेज पढ़ सकता हूं, तो भाई नस के नेट वन देने वाला बच्चा तो वो जो तेज पढ़ सकता है, तो भाई वो बच्चे जो कहते हैं सर मैं मजीद तेज पढ़ सकता हूं, तो आपको कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग गिवन है, आप कंप्लीट रिकॉर्डिंग के ऊपर कोर्स कंप्लीट कर लो, खींच लो पूरा का पूरा, कोई मसले की बात नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। बताने का मकसद है कि हमारे बैचेस में आपको तमाम फैसिलिटीज मिलती हैं। हमारे बैचेस की खास बात क्या है, मैं मजीद आगे इसको डिफाइन कर देता हूं, आप जरा उसको भी सुनिएगा। जज़ाकल्लाह। आज आपके पास चल रही है सितंबर की 5, तो अगले 5 सितंबर तक आपके पास एक आपका टास्क होना चाहिए। तमाम यूनिवर्सिटीज के टेस्ट आपके पास जुलाई के अंदर जाके एंड हो जाएंगे। रिमेंबर दिस थिंग, तमाम यूनिवर्सिटीज के टेस्ट आपके पास सिर्फ ये 6 से 9 8 महीने आ रहे हैं, 6 से 8 9 महीने भी मैं नहीं कहूंगा, सिर्फ 6 से 8 महीने आ रहे हैं जिसमें आपको स्ट्रगल करनी है। खुदारा अपने दोस्तों को छोड़ो, दोस्तों के पीछे मत भागो, ये सारे दोस्त वापस आ जाएंगे जिंदगी में जब किसी मुकाम पे आप पहुंच जाओगे, ये सारी की सारी दोस्तियां रिश्तेदारियां वापस आ जाती हैं। मैं अपने बच्चों को हमेशा एक बात गाइड करता हूं कि देखो स्ट्रगल आपने करनी है, कोई टीचर घर पे आके हाथ पकड़ के नहीं पढ़ाने वाला। अब आप मैच्योरिटी के उस लेवल के ऊपर आ चुके चाहिए हो कि भाई जहां पे आपको मालूम है कि कल को आप जैसा परफॉर्म करोगे वैसी यूनिवर्सिटी में जाओगे, और जितनी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाओगे उतनी अच्छी ग्रूमिंग होगी, उतनी अच्छी जॉब मिलेगी, उतनी अच्छी आप पाकिस्तान से बाहर एमएस के ऊपर जाओगे। भाई जर्मनी या इटली जाना बहुत सिंपल है, हर एक चला जाता है। अच्छी बात क्या है, यूएस से जाके अपना मास्टर्स करना, या ऑस्ट्रेलिया से जाके करना, या न्यूजीलैंड से जाके करना, हर एरा गैरा नथु गैरा इंग्लैंड में आपको मिल जाएगा, या जर्मनी इटली में आपको मिल जाएगा। मगर 100% स्कॉलरशिप के ऊपर यूएस जाना
या फिर पर्टिकुलरली ऑस्ट्रेलिया जाना या न्यूजीलैंड जाना इज समथिंग जो कि आज भी कई लोगों का ड्रीम होता है। उसके पीछे रीजन क्या है, क्या चीज स्टैंड आउट करती है इंसान की? वो स्टैंड आउट करती है इंसान की चीज उसकी मेहनत, कि आप कितनी अच्छी यूनिवर्सिटी से जा रहे हो, कितनी अच्छी सीजीपीए लेकर आ रहे हो, कितने अच्छे टीचर्स आपको मिलते हैं। अच्छी यूनिवर्सिटी में आपको अच्छे टीचर्स मिलेंगे जो कि आपको बताते हैं, जिनका खुद मास्टर्स बाहर से होता है, वो गाइड करते हैं आपको कि भाई आपने किस तरीके से क्या करना है। आप रिसर्च पेपर्स अपने बैचलर्स के अंदर बैठ के लिख रहे होते हो। उन तमाम पैटर्न को चलने के लिए आपको अभी मेहनत करनी है। ये 6-7 महीने सिर्फ पढ़ाई करने के हैं, सिर्फ पढ़ाई करने के। मैं ये नहीं कहता कि इसके बाद जिंदगी आसान है, नहीं, जिंदगी कभी भी आसान नहीं है बेटा। कल को यूनिवर्सिटी लाइफ में जाओगे, वहां पे अलग टेंशन होगी अच्छी कॉर्पोरेट जॉब की, बाहर से मास्टर्स करने की, वहां पे चले जाओगे फिर एक नई स्ट्रगल होगी। अमेरिका पहुंच गए, अब पीआर लेनी है, H1B वीजा लेना है, वो एक अलग स्ट्रगल का लेवल है। H1B वीजा ले लोगे, फिर तुम्हें ग्रीन कार्ड चाहिए होगा है, फिर लॉटरी के अंदर आपको बार बार नाम निकलवाना है, 5 साल में एक दफा होती है, 3 साल में एक दफा होती है, नाम आ गया तो ठीक है, वो भी कर लिया। फिर उसके बाद आपको पासपोर्ट चाहिए होगा। तो जिंदगी में कभी स्ट्रगल नहीं खत्म होगी, याद रखिएगा। तो भाई आप अगर मुझे अपने टीचर समझते हो तो मैंने उन तमाम प्रोसेस को अपने जमाने में देखा। मैं उस लेवल से आपको बता रहा हूँ, सिर्फ एक नॉर्मली एप्टीट्यूड टीचर के रेफरेंस से नहीं बता रहा। तो आई रियली वांट कि आप कामयाब हो। कामयाब होने के लिए पहला स्टेप क्या है? आज जिस फेज में खड़े हुए उस फेज को एक्सेप्ट करो, उस फेज के ऊपर तैयारी करना स्टार्ट करो। देखो आपके पास सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, ये जो आपके 4-5 महीने गोल्डन मैथ आपके पीरियड है। क्यों? क्योंकि देखो आप में से वो तमाम बच्चे जो इस वक्त एफएससी के अंदर मौजूद हैं, या फिर वो बच्चा जो ए लेवल से मौजूद है, अगर आप मई जून सीरीज दे रहे हो तो अभी आपके पास बहुत बड़ा टाइम पीरियड पड़ा हुआ है। कहां के लिए? दिसंबर तक। तो भाई हमारे बैचेस के अंदर सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपका एक दफा कंप्लीट कोर्स हम दिसंबर तक एंड करवा देंगे। देखो बैच का फायदा क्या होता है, मैं आपको उसके पीछे एक छोटी सी रीजन भी बता देता हूं कि भाई हमारे बैचेस के अंदर सबसे बड़ी खास चीज आपको क्या मिलती है। कैलकुलेटर के बगैर तमाम ट्रिक्स आपको सिखाई जाती हैं। इधर आप स्टैंड आउट कर रहे हो नस्ट के लिए, ताकि आप स्टैंड आउट कर सको नस्ट के लिए, फास्ट के लिए, जीआईकेआई के लिए, यूईटी के लिए, एनईटी के लिए, मेरान के लिए, कॉमसेट्स के लिए, आईबीए एलम्स के लिए, या फिर अगर कोई बच्चा प्री मेडिकल बैकग्राउंड के ऊपर वो एमडी कैट के लिए आ रहा है तो एमडी कैट के हमारे बैचेस अलग होते हैं, बिजनेस यूनिवर्सिटीज के अलग होते हैं, एसईटी के लिए अलग होते हैं। तो बताने का मकसद ये है कि भाई आप लोगों को कैलकुलेटर के बगैर सारी ट्रिक्स सिखाई जा रही होती है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड नंबर के ऊपर प्रॉपर्ली लाइव क्लासेस कंडक्ट होती हैं, और ये लाइव क्लासेस पाकिस्तान की टॉप प्रीमियम फैकल्टी आपकी लेती है। मैं आपको अपनी क्लासेस का एक शेड्यूल डिफाइन कर देता हूं। हमारी क्लासेस होती कैसे हैं कि भाई देखो हमारी क्लासेस के अंदर सबसे खास बात क्या है, जो अक्सर बच्चे पूछते हैं ना, सर क्या रीजन है कि आपकी नस में ही पोजीशन है, क्या रीजन है कि फास्ट में ही पोजीशन है, क्या रीजन है कि जीआईके में इतनी पोजीशन है, यूईटी में है, हर यूनिवर्सिटी के अंदर अगर हमारे पास से पोजीशन है तो उसके पीछे रीजन क्या है। मैं आपको रीजन जरा डिफाइन करता हूं कि देखो हमारे पास जो बच्चा आता है एप्टीट्यूड के लिए, कहीं पे भी जो बच्चा जाता है एप्टीट्यूड के लिए, दो तरीके का बच्चा होता है। पहले आप बेसिक डिफरेंस को समझो। एप्टीट्यूड करने वाला दुनिया में दो तरीके का बच्चा है। एक वो बच्चा है जो कि आपके पास अभी फ्रेश बच्चा है, जिसको हम रेगुलर स्टूडेंट कहते हैं। रेगुलर स्टूडेंट का मतलब क्या है? ये वो बच्चा है जो इस वक्त अभी सेकंड ईयर में मौजूद है। ये वो बच्चा है जो इस वक्त अभी सेकंड ईयर में मौजूद है, या फिर ए लेवल्स के A2 के अंदर मौजूद है। वाइल ऑन दी अदर एंड हमारे पास एप्टीट्यूड के अंदर एक वो बच्चा है जो इंप्रूवर है, यानी कि ये वो बच्चा जो कि आया अभी एडिशनल मैथ्स के पेपर दे रहा है, या फिर ये वो बच्चा है जो कि गैप ईयर के ऊपर बैठा हुआ है, या ये वो बच्चा है जिसको लास्ट ईयर सही गाइडेंस नहीं मिली, या एक कोचिंग वाले माफियाज के हत्थे चढ़ गया, 80,000 रुपए भी जाया किए, छुप छुप के हमारे यूट्यूब से ही पढ़ रहा था बैठ के, और फिर अब इसकी एडमिशन भी कहीं नहीं हुआ। तो ये वो बच्चा है जिसके पास ज्यादा टाइम अवेलेबल है। जो रेगुलर स्टूडेंट है ये वो बच्चा है जो इस वक्त सेकंड ईयर पढ़ रहा है, सेकंड ईयर किसी कॉलेज जाता है, कोचिंग जाता है, तो इसका टाइम वहां पे यूटिलाइज हो रहा है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि अभी सेकंड ईयर में मौजूद हैं, जो कि अभी ए लेवल्स के अंदर मौजूद हैं। वो यही कहते हैं कि सर अभी तो हम अपने सेकंड ईयर के अंदर हैं, हमें कॉलेज जाना है, कोचिंग जाना है, एकेडमी जानी है, या फिर सर मैं ए लेवल्स के अंदर हूं, मुझे ए लेवल से कॉलेज जाना है सुबह के अंदर, या फिर एकेडमिक ट्यूशन क्लासेस लेनी है। तो सर मेरा टाइम कैसे मैनेज होगा? सर वो सेकंड ईयर का तो रिजल्ट ही नहीं आया, वो पता ही नहीं अप्लाई कैसे करना है। तो भाई ये बच्चा सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है अप्लाई करने का, ये अभी से तैयारी स्टार्ट करनी है। और एक बच्चा वो है जो इंप्रूवर वाला है, जो एडिशनल मैथ्स दे रहा है, या गैप ईयर वाला बच्चा है। एक बच्चा हमारे पास ये आ रहा है। अब जरा गौर से बात समझिएगा कि भाई इन दोनों बच्चों के लिए हमारे पास खसूसी क्लासेस होती हैं। कैसे? कि भाई वो बच्चा जो इस वक्त सेकंड ईयर में मौजूद है, उसका सबसे बड़ी डिफिकल्टी क्या होती है? सर मैं सेकंड ईयर मैनेज कैसे करूंगा? सर अभी तो रिजल्ट ही नहीं आया हुआ फर्स्ट ईयर का। भाई पाकिस्तान की कोई यूनिवर्सिटी हो, वहां पे फर्स्ट ईयर की मिनिमम परसेंटेज 60 होनी चाहिए। फर्स्ट ईयर में 80% तो लेकर आ जाओगे ना, और कुछ यूनिवर्सिटीज तो ऐसी जहां पे 50 होनी चाहिए। बाकी हर यूनिवर्सिटी के अंदर एप्टीट्यूड टेस्ट को क्लियर करना है आपको, हर यूनिवर्सिटी के अंदर एप्टीट्यूड टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करना है आपको, हर यूनिवर्सिटी के अंदर मैक्सिमम एप्टीट्यूड टेस्ट के नंबर स्कोर करने हैं। अक्सर एक बच्चा मुझसे क्वेश्चन पूछता है, सर वो टेस्ट के अंदर कितने नंबर आने चाहिए जीआईकेआई के, फास्ट के या नस के?
तो भाई मैक्सिमम का मतलब ये कि अगर तुम नस के अंदर 200 नंबर का टेस्ट है, तुम 200 में से 190 का टारगेट रखोगे तो 160 के ऊपर पहुंच सकोगे, 150 पे पहुंच सकोगे। भाई नस के अंदर 170 प्लस पे पोजीशन होती है, इस दफा हमारे पास पोजीशंस हैं। नस के अंदर जो पूरे पाकिस्तान से डिजाइन एप्टीट्यूड के अंदर आर्किटेक्चर में दूसरी पोजीशन अदीना खान, उसके नस का स्कोर 162 था। नस के अंदर जो पूरे पाकिस्तान से तीसरी पोजीशन है उसका नाम है बेटा आफिया रफाकत, पंजाब के एक गांव देर से बिलोंग करती है, खारिया के पास ये वाकई है। उसकी नस के अंदर 172 का स्कोर था। बताने का मकसद क्या है कि भाई आप जब खुदा ने आपको एक कुदरत दी है कि जब आप आसमान की तरफ जाके टारगेट करते हो ना तो फिर आप चांद तक पहुंच पाते हो। आसमान को अगर टारगेट करोगे तो चांद तक पहुंचने की जुस्तजू आपकी कंप्लीट हो सकेगी। वो एक बड़ा मशहूर शेर है कि तुम जुस्तजू जो रखोगे आसमान की तो तुम पहुंच सकोगे कहां तक, चांद तक। तो आपका हमेशा टारगेट मैक्सिमम होना चाहिए पहले नंबर पे। फर्स्ट ईयर के अंदर आपकी अगर कम परसेंटेज भी है तो कोई मसले की बात नहीं है। हर यूनिवर्सिटी के अंदर एप्टीट्यूड टेस्ट ना सिर्फ क्लियर करना है बल्कि उसमें अच्छे नंबर भी देने हैं। और एप्टीट्यूड टेस्ट आपके इंटर या ए लेवल से ज्यादा एडवांस होता है और ज्यादा टफ होता है। मैं अक्सर ये बात एक्सप्लेन करता हूं कि भाई एप्टीट्यूड टेस्ट की खास बात क्या है। एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर हर यूनिवर्सिटी का अपना एप्टीट्यूड टेस्ट है और इसको क्लियर करना कंपलसरी है। और अगर आपने हमारे बताए गए मेथड के ऊपर पाकिस्तान के सबसे कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम है वो नस्ट का है, अगर आपने उस लेवल की तैयारी कर ली, मैं गारंटी देता हूं कि आप जीआईके हो, फास्ट हो, एनईडी हो, मेरान हो, यूईटी हो, आईबी हो, कोई भी यूनिवर्सिटी उसमें आप पोजीशन लेकर आओगे। क्योंकि एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर होते हैं एमसीक्यूज और ये एमसीक्यूज आपको विद इन सेकंड्स पे करने। मैं इसकी एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल कि भाई नस के अंदर आपके पास जो टोटल एमसीक्यूज आ रहे हैं 200 आ रहे हैं, जबकि जो आपको टाइम अलाउड है सिर्फ 180 मिनट का है। अब इन 200 एमसीक्यूज में मल्टीपल सब्जेक्ट्स हैं। अब आप सोचो कि जब आप ए लेवल्स के अंदर थे या इंटरमीडिएट के अंदर हो, आप पूरा साल पढ़ते हो डिफरेंट सब्जेक्ट्स को, मगर जो टेस्ट डे होता है उसमें सिर्फ लेट सपोज फिजिक्स का टेस्ट है। तो जब फिजिक्स का 3 घंटे का टेस्ट चल रहा है तो आप क्या उस फिजिक्स के टेस्ट के दौरान सोचोगे यार वो तर्जमातुल कुरान के अंदर फलानी हेडिंग क्या थी, यार वो पीएसटी के अंदर फलानी हेडिंग क्या थी, यार वो माशरती अलूम का क्या टॉपिक था। भाई जिस दिन फिजिक्स का आपका ए लेवल्स का एग्जाम है, फाइनल एग्जाम है आपका कैम्ब्रिज का, या जिस दिन आपका एफएससी का फाइनल एग्जाम है, क्या उस दिन आप फिजिक्स का अगर एग्जाम है तो आप क्या उर्दू के बारे में सोचोगे, मैथ्स के बारे में सोचोगे? नहीं, आप बोलोगे भाड़ में गया यार, जिस दिन उसका टेस्ट होगा उसके बारे में उस दिन देखूंगा ना। तो मगर एप्टीट्यूड के अंदर क्या होता है, मल्टीपल सब्जेक्ट्स को आपको विद इन अ शॉर्ट टाइम पीरियड अटेम्प्ट करना है, मल्टीपल सब्जेक्ट्स को एक साथ अटेम्प्ट करना है। तो यहां पे हवासों पे काबू पाना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए प्रॉपर प्रैक्टिस होनी चाहिए। देखो अक्सर बच्चे पूछते हैं सर वो यूट्यूब पे भी तो आपके लेक्चर्स गिवन है, वहां से कोई तैयारी कर ले। भाई यूट्यूब से मुझसे पूरे पाकिस्तान का बच्चा पढ़ता है। जितने डिटेल्ड लेक्चर, जितने बेहतरीन लेक्चर आपको मेरे यूट्यूब पे मिलेंगे और कहीं नहीं मिलेंगे। प्रॉपर पास पेपर्स भी होते हैं, हर चीज होती है, मगर प्रैक्टिस नहीं है। भाई यूट्यूब से पढ़ के फेल हो गए, क्योंकि भाई यूट्यूब पे प्रैक्टिस थोड़ी हो रही है। हमारी एप्लीकेशन के ऊपर आपको हर चैप्टर की प्रैक्टिस भी हो रही है, प्रैक्टिस क्लास कंडक्ट एक प्रॉपर प्रोफेसर कर रहे हैं, जिसको मैं भी एक्सप्लेन भी करूंगा। मगर बताने का मकसद क्या है कि भाई यूट्यूब सिर्फ लेक्चर्स हैं, उसकी कोई प्रैक्टिस नहीं है, कोई गाइडेंस नहीं है, कोई प्रॉपर टॉपिकल पास पेपर्स आपको नहीं मिल रहे, हर चैप्टर की प्रैक्टिस शीट नहीं मिल रही, हर क्लास की प्रैक्टिस शीट सॉल्व नहीं हो रही, हर क्लास की प्रैक्टिस शीट के आपको जो क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट में मौजूद है वो सॉल्व नहीं करवाए जा रहे, प्रॉपर आपके एफएलपीज और टेस्ट कंडक्ट नहीं हो रहे, उन टेस्टों के भी प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं बताया जा रहा। ये बहुत एक डिफरेंट चीज है भाई। हम ये तमाम चीजें आपको ऑफर कर रहे हैं अपने बैच के अंदर। सेकंड नंबर के ऊपर कि भाई ये 200 एमसीक्यू जो नस्ट के आ रहे हैं इसको 180 के मिनट के टाइम पीरियड पे करना है। नस्ट में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, फास्ट में अलाउ नहीं है, यूईटी में अलाउ नहीं है, आपके पास कॉमसेट्स में अलाउ नहीं है, आपके पास मेरान में अलाउ नहीं है, आईबी में अलाउ नहीं है। तो यानी कि कैलकुलेटर के बगैर पूरी मैथ्स करनी है, फिजिक्स करनी है, इंग्लिश करनी है, या फिर अगर जिन यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री कंप्यूटर आती है वो कैलकुलेटर बगैर करनी है सारी की सारी। तो यहां पे ट्रिक्स का आना बहुत जरूरी है। तो भाई एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट, और उस टाइम को आप कैसे मैनेज कर रहे हो, ट्रिक्स को कैसे अप्लाई कर रहे हो। आपके पास लेट सपोज मैं एग्जांपल देता हूं, एक क्वेश्चन है हमारे पास, बड़ा मशहूर एक क्वेश्चन है हमारे पास, एक इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन है, हर यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। अब ये क्वेश्चन है x की पावर के अंदर sin x का होना। अब ये क्वेश्चन जो है ना बेटा, ये क्वेश्चन अगर आप नॉर्मल एफएससी मेथड पे सॉल्व करोगे ना तो आपका पूरा एक पेज काला हो जाएगा। कि भाई पहले आप इसको सपोज करवाओगे y के ऊपर, फिर दोनों तरफ ln को अप्लाई करवाते हो, फिर उसके बाद क्या करोगे आप ln की प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे, पावर पहले आ जाएगी, फिर आप दोनों तरफ पर्टिकुलरली डेरिवेटिव को अप्लाई करोगे, फिर राइट हैंड साइड के ऊपर डेरिवेटिव की आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे, मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला, फिर उसको सिंप्लीफाई करवाओगे, फिर लेफ्ट साइड पे ln y का डेरिवेटिव लोगे, फिर y वाली टर्म्स की फॉर्म में लिखोगे, तो सुबह से शाम हो जाएगी। वाइल इसको सॉल्व करने की एक शॉर्टकट होती है एप्टीट्यूड के अंदर। मैंने इतनी बड़ी बात करी, अब मैं एप्टीट्यूड की शॉर्टकट सिखाऊं इसकी एप्टीट्यूड की शॉर्टकट क्या है कि भाई एप्टीट्यूड में शॉर्टकट होती है, एक दफा आपने अपने क्वेश्चन को रेडी लिखा, फिर सिंपल तरीके से पावर में आने वाले फंक्शन को लिखा, फिर डिवीजन बेस वाले फंक्शन को लिखा, फिर जो भी आपका बेस वाला फंक्शन था इसका डेरिवेटिव ले लो, तो एक्स्ट्रा डेरिवेटिव x से 1 हो गया, प्लस का साइन लगाया। जिस टर्म का आपने जो भी आपके पास ये बेस वाला फंक्शन था वो ln के फंक्शन के तौर पे आएगा, और अब पावर में आने वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लोगे तो साइन एक्स्ट्रा डेरिवेटिव हो गया
cos x के बराबर, विद इन सेकंड्स पे आंसर आ गया। इस तरीके से काफी सारी ट्रिक्स हैं। लेट सपोज एक क्वेश्चन होता है हमारे पास, इंटीग्रेशन sin स्क्वायर x इंटू डी एक्स। इसको अगर नॉर्मल मेथड पे सॉल्व करोगे तो इसको आप ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर सॉल्व करते हो एफएससी लेवल के ऊपर, मगर इसको सॉल्व करने की एक शॉर्टकट है। और ये क्वेश्चन तो जीआईकेआई में इतना ज्यादा आता है, फास्ट में इतना ज्यादा बता नहीं सकता। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यूज है। आप मेरे जीआईके की वीडियो देखना, फास्ट की देखना और नस की देखना, तीनों में मैंने बताया हुआ होगा। मैंने बड़ी मेहनत करी है इस पूरा साल, मैंने बहुत एफर्ट्स करी हैं। नस के नेट 1 के सारे पेपर्स, नेट 2, नेट 3, नेट 4, जीआईकेआई के, फास्ट के, उसके समारात फिर मिले ना, पोजीशन आई अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई बच्चों को सबसे पहले बैच के बच्चों को मिलती हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की विद इन सेकंड के ऊपर एक शॉर्टकट है। वो शॉर्टकट क्या है कि भाई जो भी सिंपल तरीके से क्या करोगे, sin स्क्वायर x अगर आ रहा है तो sin स्क्वायर x को सॉल्व करने की ट्रिक ये होती है कि सिंपल तरीके से 1/2 का 1/2 लिखा, जो भी वेरिएबल यहां पर आ रहा है, तुम्हारा एंगल आ रहा है, वो इट इज यहां पर आएगा, सही है। फिर माइनस का साइन, अगर sin स्क्वायर का क्वेश्चन आ रहा है तो माइनस का साइन, फिर अगेन 1/2 का 1/2, जो भी वैल्यू तुम्हारे एंगल में मौजूद है, जैसे यहाँ पे सिंपल 1x मौजूद है, तो जो भी वैल्यू मौजूद है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 1 × 2 2 बन गया, और ऊपर जाके साइन का साइन, और जो भी वैल्यू ब्रैकेट में रखी थी वो यहाँ पे आ जाएगा, इट इज प्लस का सी के साथ। तो ये ट्रिक्स होती हैं डिफरेंट, मैंने अभी बहुत आपको रैंडमली बताई है, बट बताने का मकसद क्या, डिफरेंट ट्रिक्स होती हैं। अब अगर मैं इसको नॉर्मल मेथड पे सॉल्व करता तो पहले ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी से ब्रेक करते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का फॉर्मूला होता है कि भाई सिंपल तरीके से आपने 1 + cos 2x पे करना है, 1 - cos 2x पे करना है, सो ऑन, तो वो उस पे जाता है, फिर इंटीग्रेशन अप्लाई होती है, सो ऑन, डायरेक्टली कुछ ट्रिक्स होती हैं। तो बताने का मकसद ये है कि भाई अगर आप अभी सेकंड ईयर में मौजूद हैं तो खुदारा एप्टीट्यूड की तैयारी करने का यही टाइम है। आप में से अक्सर बच्चों के जहनों में गलत फहमी होती है कि सर एप्टीट्यूड की तैयारी तो सर हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी दिसंबर के बाद, जब पेपर्स का रिजल्ट आ जाएगा। भाई फर्स्ट ईयर के पेपर्स या सेकंड ईयर के जो पेपर्स आपके रिजल्ट आता है वो आता है अगस्त सितंबर में जाके। हर यूनिवर्सिटी के अंदर फर्स्ट ईयर की मिनिमम परसेंटेज खाली चाहिए होती है, बाकी एप्टीट्यूड टेस्ट की बेसिस पे हर जगह पे एडमिशन होता है पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो अक्सर बच्चे इग्नोर कर देते हैं वो ये है कि भाई आप लोगों के सेकंड ईयर के पेपर्स जाके एंड होंगे मई के अंदर। आप लोगों के सेकंड ईयर के पेपर्स जाके एंड होंगे मई के अंदर, सही है। उसके बाद फिर प्रैक्टिकल्स होते हैं, 15 से 20 दिन आपके प्रैक्टिकल्स चलते हैं, सही है। तो आप तकरीबन फारिग होते हो मई के एंड तक। आपके पास सिर्फ जून का महीना होता है और इस महीने के अंदर आपको फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि आपने तैयारी कैसे करनी है। तो भाई ये आपके पास इंतहाई बेवकूफाना अमल होता है। इस चीज के ऊपर अगर तैयारी करोगे एक महीने पे, मैं गारंटी देने को तैयार हूं मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज के टेस्ट में आप फेल करोगे। भाई मई के बाद अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपके पास सिर्फ एक महीना है। जून के एंड में फास्ट का टेस्ट भी है, जुलाई का टेस्ट भी है, नस का नेट नंबर 4 भी आ रहा है आपके पास। आपके पास पर्टिकुलरली वहां पे एनईटी का राउंड नंबर 2 आ रहा है, मैरान का राउंड नंबर 2 आ रहा है। जून के स्टार्ट के अंदर आपके पास यूईटी का राउंड नंबर 1 आ रहा है। एनटीएस तो आपके मैक्सिमम टेस्ट निकल चुके हैं। तो भाई अभी आपका टाइम है तैयारी करने का, अभी आपका टाइम है तैयारी करने का। क्यों? मैं उसके पीछे बार बार आपको रीजन बता रहा हूं क्यों। क्योंकि बेटा देखो आपके पास आपका जो सितंबर से लेके ये जो अगस्त से लेके अगस्त सितंबर अक्टूबर से लेके दिसंबर तक का टाइम होता है, ये वो टाइम होता है जहां पे आपके नॉर्मली एफएससी के अंदर इतने कोई प्रीलिम्स नहीं होते, आपके स्टैंडअप्स या मॉक टेस्ट नहीं होते। हाँ, जिस बच्चे का अक्टूबर नवंबर सीरीज के अंदर अभी टेस्ट आ रहा है ए लेवल्स का, उसके जरूर होंगे, उसका समझ में आता है। मगर जो बच्चा मई जून सीरीज का अटेम्प्ट कर रहा है तो आपका थोड़ी है, आपके पास तो मैक्सिमम टाइम अवेलेबल है, अभी आपके पास मैक्सिमम टाइम अवेलेबल है। इसीलिए हमारे कोर्स में, हमारे बैच के अंदर तमाम बैचेस में एक दफा कंप्लीट कोर्स हम दिसंबर तक कवर करवा देंगे, उसके बाद फिर मल्टीपल टाइम कोर्स कवर होगा। तो आप सोचो एक वो बच्चा जो जनवरी में आता है तैयारी करने के लिए और एक वो बच्चा जो अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में आता है, तो भाई इन दोनों बच्चों में डिफरेंस क्या है? फीस दोनों सेम देंगे, फीस दोनों के दोनों बच्चे सेम देंगे 7,500 रुपए। मगर डिफरेंस क्या है कि भाई इस बच्चे का एक दफा ना सिर्फ कोर्स कवर हो गया, सही है, मगर फिर मल्टीपल टाइम रिवाइज भी हो गया। वाइल जो जनवरी में आ रहा है उसका पहली दफा कोर्स मार्च के एंड में जाके एंड होगा, अप्रैल में जाके एंड हो रहा होगा, मार्च में एंड अप हो रहा होगा, उसका एक दफा कोर्स कवर होगा। जबकि वो बच्चा जो स्टार्टिंग से बैठा हुआ था वो ना सिर्फ उसका एक दफा कोर्स कवर हुआ बल्कि वो इनके साथ दोबारा प्रैक्टिस कर रहा है, दोबारा चीजों को गो थ्रू कर रहा है, दोबारा चीजों को रिवाइज कर रहा है। तो भाई दोनों में बहुत डिफरेंस होगा। जाहिर सी बात है, मैं अगर आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, मैं आपको एक बेसिक स्टैट्स बताऊं, जो बच्चा टॉप करके आता है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर, ये टॉपर्स बैच का बच्चा होता है, ये पहले स्टार्टिंग के बैचेस का बच्चा होता है, ये वो बच्चा होता है जो स्टार्टिंग से बैठ के पढ़ रहा होता है, इसने मैक्सिमम तैयारी अपने स्टार्टिंग के बैचेस से कर चुका होता है। अब जाहिर सी बात है जब मल्टीपल टाइम चीजों को रिवाइज करता है, थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करता है, एफएलपीज बार बार देता है, नस के नेट 1 से पहले एफएलपीज अलग होंगे, उससे पहले हर यूनिवर्सिटी के टेस्ट के अलग एफएलपीज लेंगे, उनके पास पेपर्स के टेस्ट अलग होंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट अलग होंगे, तो जाहिर सी बात है ये बच्चा हमेशा स्टैंड आउट करेगा उसके मुकाबले में जो मई से तैयारी स्टार्ट करेगा। जो मई से तैयारी स्टार्ट करेगा तो क्लियर कर ले, बड़ी बात है यार, हमें खुशी होगी। मगर जो स्टार्टिंग से करेगा उसकी ऑब्वियसली लेवल ऑफ एजुकेशन अलग होगा। मैंने एक चीज डिफाइन कर दी। अच्छा, दूसरे नंबर
नंबर के ऊपर जैसे कि हमने कहा कि भाई आपको बैच में ऐसी खास बात क्या मिलती है, मैं आपको वो भी डिफाइन कर देता हूं कि देखो भाई दो तरह का बच्चा, एक रेगुलर बच्चा है, एक इंप्रूवर बच्चा है। रेगुलर बच्चा वो है जो कि वीक डेज में नॉर्मली बिजी है या फिर वीकेंड पे बिजी है तो वीक डेज में फ्री है। इंप्रूवर बच्चा, ये गैप ईयर वाला बच्चा वो, इसके पास पूरे हफ्ते का टाइम अवेलेबल है। तो हमारे पास सबसे खास चीज क्या होती है जो कि मैं हमेशा बच्चों को बताता हूं कि भाई हमें क्यों चूज कर रहे हो, किसी और इदारे के पास नहीं जाना खुदारा। पहले नंबर के ऊपर एक तो इदारे की सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में पोजीशन होगी, 2 यूनिवर्सिटी में पोजीशन होगी। नस में 170 प्लस का कंसेक्यूटिव स्कोर है हमारा 3 सालों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। जीआईके में 3 सालों में टॉप पोजीशन है, यूईटी में 3 सालों में टॉप पोजीशन है, एनईटी के अंदर पिछले कई सालों में टॉप पोजीशन है, फास्ट में कई सालों में टॉप पोजीशन है। तो बताने का मकसद ये है कि भाई पहले नंबर के ऊपर फैकल्टी, दूसरे नंबर के ऊपर हमारा जो स्केड्यूल है वो स्केड्यूल कैसे डिजाइन किया गया है। हमारा स्केड्यूल इस तरीके से डिजाइन किया गया है चूंकि हमारे पास इस मुल्क के हर जिले से, हर गांव से, हर शहर से बच्चा आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करमो एहसान है कि इस मुल्क का कोई ऐसा जिला, कोई ऐसा गांव, कोई ऐसा शहर नहीं होगा जहां से हमारा बच्चा मौजूद ना हो, चाहे वो कश्मीर हो, केपीके हो, पंजाब हो, सिंध हो, बलूचिस्तान हो। उसके पीछे मैं आपको रीजन बता देता हूं। रीजन ये है कि भाई हमारे पास हर सब्जेक्ट के ऊपर 2 टीचर्स हमारे बैचेस के अंदर पढ़ा रहे हैं। यानी कि टॉपर्स के बैच की खास बात क्या है, हर सब्जेक्ट के 2 प्रोफेसर लेवल के। यानी कि मैं एग्जांपल देता हूं, लेट सपोज हमारे पास एक सब्जेक्ट है मैथ्स का। अब देखो हमारे पास क्या है कि भाई हमें चूंकि दिसंबर में एक दफा कोर्स कवर करना है ताकि तमाम बच्चे नस्क नेट नंबर 1 दें, हमारी कोशिश ये है। तो भाई एक दफा कोर्स चूंकि कवर करना है दिसंबर में, तो भाई मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं मैथ्स के सब्जेक्ट के ऊपर कि भाई हमारे पास फर्स्ट ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड जो है, फर्स्ट ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड, भाई एप्टीट्यूड में ऑल्दो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर नहीं होता, बट हमने कुछ क्लासिफिकेशन आपके लिए मैं कर रहा हूं आसान भाषा में कि फर्स्ट ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड है जिसमें सीक्वेंस सीरीज है, ट्रिगोनोमेट्री है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी है, रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, सेट्स है, ग्रुप्स है, मैट्रिसेस है, बायनोमियल थ्योरम एंड इंडक्शन है, ग्राफ्स एंड सो ऑन। ये फर्स्ट ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड है। और फिर हमारे पास सेकंड ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड है जिसके अंदर डेरिवेटिव है, इंटीग्रेशन है, कैलकुलस आ गई, यानी कि लिमिट्स आ गई, फंक्शन एंड ग्राफ्स आ गए, एनालिटिकल ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ गई, कॉनिक सेक्शन आ गया, वेक्टर्स आ गए एंड सो ऑन। सही है ना। तो अब बताने का मकसद ये है कि भाई हर सब्जेक्ट के 2 प्रोफेसर हैं। एक प्रोफेसर जो होंगे ये क्लास अपनी कंडक्ट कर रहे हैं वीक डेज के ऊपर, यानी कि मंडे वेडनेसडे। सही है। और एक प्रोफेसर हमारे पास है जो कि सेकंड ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड कवर करवा रहे हैं सैटरडे संडे वाले दिन। अब इसका फायदा क्या है कि देखो रेगुलर स्टूडेंट जो है ना, जो बच्चा इस वक्त कॉलेज में मौजूद है, किसी एकेडमी जाता है या फिर पर्टिकुलरली कोचिंग सेंटर जाता है, यानी कि वो अपने सेकंड ईयर को टाइम दे रहा है, तो भाई उन बच्चों को हमने फैसिलिटी प्रोवाइड करी कि भाई आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको जिन टाइमों के अंदर आसानी लगे, आपको वीक डेज की क्लासेस लेनी है वीक डेज की क्लास ले लो, आपको वीकेंड वाली क्लासेस लेनी है क्योंकि वीकेंड के ऊपर टोटली अलग फैकल्टी पढ़ा रही है, वीक डेज पर अलग पढ़ा रही है। वीक डेज के ऊपर अगर फर्स्ट ईयर मैथ्स चल रहा है एप्टीट्यूड के अंदर तो वीकेंड्स के ऊपर सेकंड ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड चल रहा है। अगर वीक डेज के ऊपर सेकंड ईयर फिजिक्स एप्टीट्यूड चल रहा है तो वीकेंड्स के ऊपर आपके फर्स्ट ईयर फिजिक्स एप्टीट्यूड चल रहा होगा। सही है। तो बताने का मकसद कि हमने बच्चों को ऑप्शन प्रोवाइड करा पाकिस्तान में पहली दफा कि भाई हमने आपको दोनों चीजें प्रोवाइड कर दी। यानी कि भाई आपकी अगर वीक डेज के ऊपर लेट सपोज कोई क्लास आपकी मिस हो रही है, आपको लगता है कि भाई स्केड्यूल की वजह से मैनेज नहीं कर सकोगे, तो कोई मसले की बात नहीं है, आप किसी एक चीज को अटेम्प्ट कर लो। अदरवाइज अगर आप दिसंबर तक चाहते हो आपका कोर्स कवर हो तो फिर आपने दोनों को अटेम्प्ट करना है। दूसरे नंबर के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि वो बच्चे जो चाहते हैं कि भाई उनका कोर्स आराम से जनवरी फरवरी तक एंड हो तो फिर दोनों की क्लासेस को लेंगे। देखो वो बच्चे जो चाहते हैं कि उनका कोर्स दिसंबर तक एंड हो तो दोनों की क्लासेस लेंगे, बट वो बच्चे जो चाहते हैं कि भाई वो नहीं आराम से भी सेकंड ईयर भी फोकस करे, एप्टीट्यूड भी फोकस करे, तो वो किसी एक टीचर की, एक प्रोफेसर की क्लास लेगा हर सब्जेक्ट के अंदर, तो उसका कोर्स आराम से फरवरी तक एंड हो जाएगा। मगर जो नस का नेट 1 दे रहा है, जो कि आईबी का टेस्ट दे रहा है, जो लम्स का टेस्ट दे रहा है, वो चाहता है कि भाई उसका चूंकि टेस्ट आपके जनवरी में आना स्टार्ट हो जाएंगे, पाकिस्तान की तमाम बड़ी यूनिवर्सिटीज के टेस्ट जनवरी में स्टार्ट हो जाते हैं, नस का नेट 1 दिसंबर में एंड हो जाएगा। भाई नस का नेट 1 दिसंबर में एंड हो जाएगा, तो सारे नेट्स अगर आपने देने हैं तो नेट 1 देना कंपलसरी है। लम्स का एलकेट आपके पास दिसंबर जनवरी में आ जाता है, आईबी का टेस्ट आपके पास जनवरी में आ जाता है, आपके पास यूईटी का राउंड नंबर 1 रमजानों से पहले उसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी। पहले बता रहा हूं, मार्क कर लेना आज अपने पास कि भाई जनवरी एंड के अंदर यूईटी राउंड नंबर 1 के फॉर्म्स आ जाएंगे। सही है। दोनों राउंड आपने यूईटी के देने ना बेटा, एनटीएस हर महीने होता है। तो बताने का मकसद ये है कि भाई रेगुलर बच्चे को हमने ऑफर क्या करी कि आप वीकडेज की क्लासेस ले लो या वीकेंड की ले लो, और अगर आप चाहते हो कि आप दोनों लो तो कोई मसला नहीं है। अब कोई बच्चा बोले सर मैं तो दोनों क्लासेस लेना चाहता हूं, मैं सिर्फ कॉलेज जाता हूं तो मैं शाम की दोनों क्लासेस ले लूंगा, तो आपके ऊपर है, आपको अलग से कोई पैसे नहीं देने। अच्छा, जो बच्चा इंप्रूवर वाला है, अब इंप्रूवर वाला बच्चा अक्सर क्या कहता था, सर हम निगलेक्ट हो जाते हैं, सर हमने गैप ईयर लिया है, हमारे तो पूरे हफ्ते हम फ्री हैं। तो ऐसे बच्चे के लिए खास बात क्या है, ऐसे बच्चे के लिए खास बात यह कि वो दोनों की क्लासेस लेगा। ऐसे बच्चे के लिए खास बात क्या है, वो दोनों की क्लासेस भी लेगा और फिर इसके बाद इनकी प्रैक्टिस क्लासेस भी लेगा। तो ऐसे बच्चे को तो सर उठाने का टाइम नहीं मिलेगा कि वो बच्चा जो डिप्रेशन में जाता था ना, आज से पहले क्या होता था। अब देखो ये छोटी छोटी बातें जो हमें बहुत तरीके से मालूम है कि गैप ईयर का बच्चा, ये इंप्रूवमेंट वाला बच्चा, मेजॉरिटी बच्चा डिप्रेशन में जा रहा था कि वो जब दोस्तों की स्टोरियां देखता था, कोई नस्ट में, कोई जीआईके में, स्नैपचैट्स के ऊपर, इंस्टा के ऊपर, वो कहता था यार डिप्रेशन हो रहा है सर, ये देखिए इनका एडमिशन हो गया, मेरा नहीं हो सका। गैप ईयर लेना एक बहुत डिफिकल्ट डिसीजन होता है कि जब आप लोगों को आगे बढ़ता हुआ देख रहे होते हो और खुद आप उसी जिंदगी के उसी पॉइंट पे स्टक होते हो। तो हमने उनके लिए क्या खास बात करी, उनके लिए हमने
दोनों क्लासेस रखी हुई हैं कि भाई आप पर्टिकुलरली वीकडेज की क्लासेस भी लो, वीकेंड की क्लासेस भी लो, तो आपको सर उठाने की फुर्सत नहीं मिलनी चाहिए। हम आपको इतनी चीजें पढ़ाएंगे, इतनी तरीके से पढ़ाएंगे, इतने हमारे टीचर्स मेहनत करेंगे कि आप परेशान हो जाओगे कि सर इतनी मेहनत भी कोई कर सकता है, इतनी फीस के अंदर इस तरह की क्वालिटी भी प्रोवाइड कर सकता है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब आपको दो बातें मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दी कि भाई मैंने हर सब्जेक्ट में ये होगा, फिजिक्स में भी ये होगा, इंग्लिश में भी ये होगा, जिन यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री कंप्यूटर आती है वहां पे भी ये होगा कि आपको वीक डेज पे अलग प्रोफेसर की क्लास मिलेगी, वीकेंड पे अलग मिलेगी। और बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई, बात अब आगे बढ़ेगी। इसके बाद क्या होगा कि भाई लेट सपोज आपके हैं मैथ्स के प्रोफेसर सर अफ्ताब। सर अफ्ताब इज अ वेरी रिनोन मैथमेटिक्स प्रोफेसर ऑफ पाकिस्तान के बड़ा मशहूर कॉलेज है, कॉमिक्स कॉलेज, जहाँ पे वो एचओडी है मैथमेटिक्स के। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टीम के अंदर वो मौजूद हैं और बहुत ही एक सीनियर प्रोफेसर है। तो बताने का मकसद है कि लेट सपोज सर अफ्ताब आपको एनालिटिकल ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं। अब जो भी क्लास के अंदर आपको टीचर पढ़ाएगा, अब जरा टीचिंग का मेथड समझिएगा। ये क्लास के अंदर लेट सपोज आपको पढ़ाई जा रही है एनालिटिकल ज्योमेट्री, तो टीचर ने जब एनालिटिकल ज्योमेट्री आपको पढ़ाई तो भाई साथ साथ टॉपिकल पास्ट पेपर और साथ साथ प्रैक्टिस शीट के एमसीक्यूज वो आपको क्लास के अंदर रैंडमली सॉल्व करवाएंगे। उसके बाद वो प्रैक्टिस शीट आपको जो भी टॉपिक पढ़ाया उसकी प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड कर दी जाएगी। जब प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड कर दी जाएगी तो अगले हफ्ते एक दिन उसी की क्लास कंडक्ट होगी जिस क्लास के अंदर हमारे तीसरे प्रोफेसर मौजूद होंगे, और ये प्रोफेसर भी हमारे बड़े सीनियर प्रोफेसर हैं। अब हर सब्जेक्ट में डिफरेंट होंगे, तो भाई ये जो प्रोफेसर होंगे जो प्रॉपर्ली किसी कॉलेज के अंदर मौजूद हैं, ये नहीं कि मैंने कॉलेज के और यूनिवर्सिटीज के बच्चे को लगा दिया है भाई फीस ले रहे हैं 80,000 रुपए और यूनिवर्सिटी के बच्चे पढ़ा रहे हैं। भाई ये नस्क के और ये यूवीटी के बच्चे हमारे पास ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे होते हैं, तो हमें रख लें अपने पास। तो प्रॉपर प्रोफेसर जो कि ए लेवल्स ओ लेवल्स के अंदर या डिफरेंट अकेडमीज के अंदर या डिफरेंट किसी इदारे के अंदर बड़े अरसे से मुंसलिक हैं, ये तीसरे प्रोफेसर होंगे जिनका काम है टेस्टिंग के लिए टेस्टों को बनाना, तमाम टेस्टों को डिजाइन करना, प्रैक्टिस क्लास कंडक्ट करना, और उस प्रैक्टिस क्लास के अंदर जो टॉपिक आपको सर अफ्ताब ने या प्रोफेसर हाशिम ने या किसी भी आपके वाइस वर्सा टीचर ने आपको समझाया पढ़ाया, उसकी प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड करी, उस प्रैक्टिस शीट के तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करवाना विद दी शॉर्टकट्स। ना सिर्फ ये बल्कि उसका जो टेस्ट कंडक्ट होगा उस टेस्ट की क्लास भी ये सर कंडक्ट करेंगे, जिनका काम ये होगा कि उस टेस्ट में जितने क्वेश्चंस आए थे उनको ट्रिक्स के ऊपर सॉल्व करवाना। सो दैट्स हाउ वी आर प्रोवाइडिंग द क्वालिटी एजुकेशन। भाई कोई तो रीजन है ना यार, कहने को बहुत आसान है, अगर हम 40,000 रुपए फीस भी रखें हमारा बच्चा आएगा अल्हम्दुलिल्लाह, हमें पता है, हमें मार्केट गैप का पता है, हमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की बड़ी ज़ात से उम्मीद है कि जिस तरह की हम क्वालिटी प्रोवाइड करें 40,000 रुपए भी आएगा, मगर हमने ऑलरेडी बड़ी मिनिमल फीस रखी हुई है और उसके ऊपर हम आपको क्वालिटी दे रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में कोई इदारा ऐसा बता दो जो आपके साथ ही काम कर रहा हो। लाइव क्लासेस में 3 प्रोफेसर को एंगेज करना, तो भाई पहले प्रोफेसर, दूसरे प्रोफेसर और तीसरे प्रोफेसर टेस्टिंग के। आपको लग रहा होगा सर बस इतना सा, नहीं इतना नहीं, और भी है। और क्या है, इसके अलावा आपके हर सब्जेक्ट के सपोर्टेड व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, डाउट टीम्स होती हैं। अच्छा, सपोर्टेड व्हाट्सएप ग्रुप में क्या होता है, आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, कोई आपकी मसले मसाइल है, कोई क्वेरी है, आप वहां पे पूछोगे। लेट सपोज आप खुद से कोई पेपर सॉल्व कर रहे थे, आपको वहां पे किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुई, तो आपने उस क्वेश्चन को वहां पे टैग कर दिया। आपकी वहां पे हर सब्जेक्ट की डाउट टीम अलग मौजूद है, डाउट टीम आपके पास अलग मौजूद है जिसका काम ये है आपको रिस्पॉन्ड करना। ये हमारे पास डाउट टीचर्स अलग होते हैं, जूनियर लेवल टीचर्स होते हैं, ये अलग है, ये प्रोफेसर लेवल नहीं है, मैं ओपनली आपसे सच्ची बात करूंगा, ये जूनियर लेवल टीचर्स हैं जो कि हमारे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर बैठे होते हैं, यूनिवर्सिटी से फारिग तहसील है, मगर इनका इतना तजुर्बा नहीं होता, मगर ये प्रॉपर टीचर्स हैं। भाई ये नहीं कि मैंने ऐसी कोई मजाक मस्ती में नर्सरी का बच्चा लगा दिया, नहीं, ये प्रॉपर टीचर्स हैं, मगर ये प्रोफेसर लेवल नहीं है, ये तीनों प्रोफेसर लेवल है। तो जो टीचर्स होते हैं इनका काम क्या है, आपके डाउट्स को रिजॉल्व करना, प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना, क्वेरीज को रिजॉल्व करना। यहां पे डाउट टीम हमारी टोटली डिफरेंट है और ये प्रॉपर टीचर्स है भाई। मैंने जो आपसे कहा ना प्रोफेसर नहीं है, मगर टीचर्स तो प्रॉपर लेवल के टीचर्स हैं भाई, जिनका कई साल का तजुर्बा है इसी चीज के ऊपर, जो डाउट टीम्स के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह हम ये क्वालिटी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ये मैंने सिर्फ मैथ्स की मिसाल दी है, फिजिक्स में यही काम होगा, केमिस्ट्री में यही काम होगा, इंग्लिश में यही काम होगा, फिजिक्स में यही काम होगा, आपके पास क्वांटिटेटिव में यही काम होगा, बिजनेस मैथ्स में यही काम होगा, बिजनेस इंग्लिश में काम हो रहा होगा। तो ये हर चीज आपको हम प्रोवाइड करेंगे इस पैटर्न के ऊपर। दैट्स द रीजन कि हमारी हर जगह पे पोजीशन है। इसलिए मैं आप लोगों को एजुकेट करता हूं कि भाई कोई इदारा अगर 80,000 रुपए चार्ज कर रहा है तो उससे जाके पूछो 80,000 रुपए में किस कहां पोजीशन आई है, क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करो। क्या सर हाशिम जैसी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हो, आए शाय करेंगे, नहीं हम तो एक ही टीचर है, फिर रिकॉर्डेड लेक्चर से कोर्स पकड़ा देते हैं वो सारे के सारे आपको, उसके बाद भी उनके पास कोई पोजीशन नहीं है, एनईडी में सिर्फ एक पोजीशन होगी, तो जाके तो भाई आपके माँ बाप को चाहिए आप जाके उनसे क्वेश्चन पूछें कि भाई क्या रीजन है, आप इतनी फीस भी चार्ज कर रहे हो फिर भी आपकी नस में 170 प्लस स्कोर नहीं है, इतनी पैसे चार्ज करो यूईटी के अंदर पोजीशन नहीं है, जीआईके में पोजीशन नहीं है, फास्ट में पोजीशन नहीं है, आईबी में पोजीशन नहीं है, सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में अगर पोजीशन आई हुई है तो भाई कोई खास इदारा नहीं है वो। बताने का मकसद क्या है कि भाई आपको चीज समझनी पड़ेगी। तो हमारा स्केड्यूल हर सब्जेक्ट में ऐसे ही होगा, वीकडेज का अलग, वीकेंड्स का अलग। तो भाई ताकि अच्छा अगर कोई बच्चा कहता है सर मुझे दोनों की क्लासेस लेनी है, सर मैं रेगुलर स्टूडेंट में दोनों लेनी है, तो आप दोनों ले सकते हो, कोई मसला नहीं है। हमारे तमाम टीचर्स बेसिक टू एडवांस लेवल पे पढ़ा रहे होते हैं। अब
काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो प्री मेडिकल बैकग्राउंड के होते हैं, जो एडिशनल मैथ्स का एग्जाम दे रहे हैं या नहीं भी दे रहे, तो प्री मेडिकल के काफी सारे बच्चे हमारे पास होते हैं नस को टारगेट कर रहे हैं। अब वहां पे एडवांस लेवल मैथमेटिक्स है, तो भाई हमारे तमाम टीचर्स को हिदायत होती है कि आपने बेसिक टू एडवांस लेवल पे जाना है। हमें ये बात मालूम है कि बच्चा भी सेकंड ईयर में बैठा हुआ है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं सेकंड ईयर में भी डेरिवेटिव नहीं पढ़ा। लेट्स सपोज अगर हम डेरिवेटिव पढ़ा रहे हैं तो हम पहले आपको वो टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसके प्रैक्टिस एमसीक्यूज करवाएंगे, फिर उसके बाद एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, फिर एप्टीट्यूड लेवल के ऊपर जाएंगे, तो आपको हम प्रॉपर्ली उसका कॉन्सेप्ट देंगे। अब जैसे ए लेवल्स का बच्चा है, ए लेवल्स का जो बच्चा है मेरा बड़ा फेवरेट बच्चा है, इस बच्चे ने सीक्वेंस सीरीज नहीं पढ़ी, इस बच्चे ने मैट्रिसेस नहीं पढ़े हुए, इस बच्चे को एफएससी की मैथ्स का इतना आइडिया नहीं है, तो हम इस बच्चे को कैटर आउट कर रहे हैं, क्योंकि भाई प्री मेडिकल का बच्चा जैसे ये बच्चा है, क्योंकि एफएससी की मैथमेटिक्स तो डिफरेंट है, ए लेवल्स की मैथमेटिक्स डिफरेंट है, वहां पर कैलकुलेटर भी अलाउ है। अब वहां के बच्चे को ज्यादा डिफिकल्टी होती है एफएससी मैथ्स में, तो भाई हमारे तमाम टीचर्स बेसिक टू एडवांस लेवल पे जा रहे होते हैं। अब देखो हर बच्चे की कोई खास बात है, अभी बातें कोई और नहीं बताएगा कि जैसे जो एफएससी का बच्चा है वो ज्यादा अच्छा है अपने जो आपके पास एनालिटिकल के सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर, एनालिटिकल के अंदर एडवांस मैथ्स वगैरह में बच्चा ज्यादा अच्छा होता है। जो ए लेवल्स का बच्चा है ना, वो थिंकिंग प्रोसीजर के कॉन्सेप्ट का ज्यादा अच्छा है, वो ज्यादा अच्छा है फिजिक्स केमिस्ट्री में, वो ज्यादा अच्छा है क्वांटिटेटिव के अंदर। ये जो वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ओ लेवल्स में से पढ़े हुए होते हैं, हमें ये बातें मालूम है, तभी हमारे पास जितने टीचर्स होते हैं वो बेसिक टू एडवांस लेवल पे जाते हैं, ताकि हर बच्चा कैटर आउट हो सके, हर बच्चे की तैयारी उसके पेस के ऊपर हो सके। इसके बाद आपको हर चैप्टर वाइज टेस्ट अलग कंडक्ट होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ एमसीक्यूज के सॉल्यूशन आपको अलग मिलते हैं, यूनिवर्सिटीज की मैराथन आपको अलग मिलती है बैचेस के अंदर। तो भाई ये फैसिलिटीज यूट्यूब पे नहीं मिलती। यूट्यूब पे ऑब्वियसली मैं मेहनत करता हूं, मैंने बड़ी मेहनत करी है, 6 साल लगाए मैंने यूट्यूब के ऊपर, मजाक थोड़ी है, एक बड़ी मेहनत है मेरी। इन्हीं बैच के जो लेक्चर होते हैं मैं अक्सर कार्डन पीटी करके उसको डालता हूं जब मेरा मूड होता है, जब नहीं मूड होता नहीं डाल पाते, इतना बिजी होता हूं। भाई मैं डायरेक्टर हूं अपने इंस्टीट्यूट के अंदर, तो 10 चीजें होती हैं जो मुझे मैनेज करनी है, पूरी टीम मुझे मैनेज करनी है। मेरी टीम के अंदर 22 लोग काम कर रहे हैं सोशल मीडिया टीम के ऊपर। देन फिर मार्केटिंग है, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट मार्केटिंग रहा अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जो तालीम हासिल की मैं उसको इस्तेमाल कर। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं सर आपने यूएस से तालीम हासिल की क्या फायदा हुआ? भाई मेरा फायदा हुआ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, मैंने उसको मैनेज कर रहा हूं अपने काम को भाई। तो पॉइंट इज दैट तालीम कभी बेकार नहीं जाती जिंदगी में। तुम कोई भी तालीम हासिल करोगे, तालीम लाजमी हासिल करो, वो तालीम कभी बेकार नहीं जाएगी। खुदारा मैच्योर हो जाओ, आपके माँ बाप आपको मजबूर नहीं करने चाहिए पढ़ाई करने के लिए। आपके अंदर खुद ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग होनी चाहिए कि अगर मुझे अपनी किस्मत को बदलना है तो तालीम वो जेवर है जो आपको हासिल करना है। मैं ये बातें बहुत करता हूँ, देखो ये वाली बातें कोई टीचर आपसे नहीं करेगा। लोग आएंगे पैसे लेंगे पढ़ा के चले जाएंगे, तुम कामयाब हो जाओगे, तुम्हारे गले में हार डालेंगे निकल जाएंगे, मगर जो बच्चा नाकाम हो जाता है कोई उसकी बात नहीं करता। मैं आपकी बात करता हूँ, मैं जानता हूँ कि जो गैप ईयर का बच्चा है वो ज़्यादा परेशान होता है, और जो बच्चा भी रेगुलर में बैठा हुआ है, इनमें से अक्सर बच्चा ऐसा होता है जिसके बड़े बड़े ख्वाब होते हैं। तुमने अगर उन ख्वाबों को पाना है उसके लिए मेहनत करनी है बेटा। देखो उसके लिए कोई दोस्त तुम्हारे काम नहीं आएगा, कोई पर्सनल लाइफ में तुम्हारी जो ये फ्रेंडशिप्स है ना, जो फ्रेंडशिप्स उल्टी सीधी, ये कोई काम नहीं आएगी। कोई फैमिली फ्रेंड आप पे काम नहीं आएगा, कोई रिश्तेदार काम नहीं आएगा। दुनिया की तल हकीकत तो ये है कि माँ बाप भी एक अरसे के बाद छोड़ के चले जाते हैं, ऐसी बात हर एक को जाना है। तो बताने का मकसद क्या है? बताने का मकसद ये कि बेटा अपने लिए स्ट्रगल खुद से करनी पड़ती है। जो माँ बाप की अगर $1 बिलियन की एम्पायर भी है ना, वो भी खत्म हो जाएगी एक दिन अगर तुम्हें मैनेज करना नहीं आता। तो आपको लगता है बहुत आसान होता है, नहीं बहुत आसान नहीं होता। इसके लिए एफर्ट्स करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप लेट सपोज लैया में रहते हो, अगर लैया से जिंदगी भर तो नहीं रहना ना, लैया से निकलना है, 4 सदा में रहते हो, 4 सदा से निकलना है ना बेटा, सबाबी में रहते हो, सबाबी से निकलना है कि नहीं निकलना। आप लेट सपोज आप रहते हो चीचा मलिया के अंदर, तो भाई आप या थर पार्कर में रहते हो, आप कराची के औरंगी टाउन में रहते हो हैं, तो वहां से अगर निकलना है तो उसके लिए एफर्ट्स करनी है भाई। वो एफर्ट्स कोई आपको नहीं करेगा। आप यकीन मानो, मैंने औरंगी टाउन के बच्चे को 100% स्कॉलरशिप के ऊपर यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो के अंदर रोल्स रॉयस की स्कॉलरशिप उसको मिली थी। वन ऑफ माई वेरी क्लोजेस्ट फ्रेंड, कभी सर्च करना लिंक्डइन के ऊपर जाके उसामा उमर, उसकी कभी स्टोरी पढ़ना, मैं बताऊंगा स्टोरी उसकी। मैंने जिस जमाने में यूट्यूब स्टार्ट किया था, मेरे पास रोते हुए आया था बंदा, उसने कहा था यार मैं अफोर्ड नहीं कर सकता एप्टीट्यूड साइट को। तो आपने बड़ा अच्छा काम किया हाशिम भाई। ये बताने का मकसद क्या? बताने का मकसद ये कि भाई मैंने ऐसे ऐसे लोगों को तालीम के ऊपर बदलते हुए देखा, आप सोच नहीं सकते। औरंगी टाउन से निकला था बच्चा, औरंगी टाउन से, और उसने दुनिया बदल दी। आज वो रोल्स रॉयस की 100% स्कॉलरशिप के ऊपर बैठा हुआ है। उसका तो मास्टर पीएचडी उसका कंप्लीट भी हो गया। उसका पीएचडी था एयरबस 360 के अंदर एक टेक्निकल फॉल्ट होता है रिगार्डिंग द इमिशन ऑफ इट वाज समथिंग लाइक द इमिशन ऑफ सम सीट का, कोई पता नहीं, कोई टेक्निकल फॉल्ट था। वो दुनिया का सॉलिड वर्क्स का 3रे नंबर पे चैंपियन हुआ था। जब वो सॉलिड वर्क्स का चैंपियन बना था, उसको सॉलिड वर्क्स ने एयरपॉड, बैग और बहुत सारे गैजेट्स भेजे थे। तो भाई बता क्या इशू है इसका बताने का? देखो आपके माँ बाप अगर आज भी आपको फोर्स करते हैं पढ़ाई करने के लिए, कब पढ़ेगा कब पढ़ेगा, क्या कर रहा है, ये गलत है। आपको खुद से पढ़ना है। आप आज मैच्योरिटी के लेवल के ऊपर आ चुके हो, आसान भाषा में आप बलोगत की उम्र के ऊपर हो, यानी कि इंसान उस वक्त बालिग हो चुका होता है। आप उस एज के ऊपर अब बात समझो। माँ बाप कभी आपके पीछे नहीं पड़ सकते भाई। आपने खुद मालूम होना चाहिए आपको तालीम कब हासिल करनी, कब नहीं हासिल करनी। देखो मैं अपना गला इतना सुखाता हूँ, मैं चाहता हूँ कौम का बच्चा पढ़े, मैं चाहता हूँ इस कौम के बच्चे को तालीम मिले। अपनी तरफ से जितना मैं कर सकता हूँ मैं करता हूँ। मैं अपनी तरफ से बेस्ट दे रहा हूँ यार, मैं अपनी तरफ से इसमें इससे बेस्ट शायद मैं बहुत अच्छा पाकिस्तान से बाहर जाकर रह सकता था, मेरे पास आज भी वो ऑफर्स मौजूद हैं। बट
अगर मैं इस कौम के बच्चे को एजुकेट कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि बच्चा आगे जाए, आगे बढ़े, उसके लिए बेसिक चीज़ तालीम है और उस तालीम को हासिल करना बहुत ज़रूरी है। खुदारा उस पर जाओ, वो चीज़ बड़ी आपकी हेल्प करेगी इंशाल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल। खैर, एक और चीज़ बताने का मकसद क्या है। अच्छा, आप वापस आते हैं। हमारी जो लाइव क्लासेस होती हैं ना बेटा, ये पोर्टल के ऊपर होती हैं। अच्छा, हमारी लाइव क्लासेस स्मार्ट बोर्ड पे कंडक्ट होती हैं। आप बोलोगे सर ये क्या टेक्नोलॉजी है? तो भाई दुनिया के अंदर अब है स्मार्ट बोर्ड का ज़माना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने इस एडटेक सेक्टर के अंदर सबसे एडवांस लेवल के ऊपर हमारी क्लासेस हैं। हमारी 99% क्लासेस स्मार्ट बोर्ड पे हैं। सिर्फ 1 से 2 क्लासेस, वो भी इस वजह से क्योंकि हमारे स्मार्ट बोर्ड्स, मल्टीपल स्मार्ट बोर्ड, एक स्मार्ट बोर्ड बहुत एक्सपेंसिव आता है, 3 मिलियन तक कॉस्ट आती है उसकी। आप ये सोचो यार, हम जो फीस आपसे ले रहे हैं ना, उसमें हम कितना ज़्यादा आप पे लगा रहे हैं, कितना ज़्यादा। मैं आपको चैलेंज करने को तैयार हूँ, पूरे पाकिस्तान में कोई दायरा जो 80,000 रुपये भी फीस ले रहा होगा ना, अगर वो आपको फैसिलिटी दे रहा है तो आप मुझे बताओ, मैं आपको उससे बेहतर फैसिलिटी दे दूंगा। कोई ऐसी फैसिलिटी जो आपको हमारे पास ना मिले, आप सिर्फ आके हमें बताओ, मैं आपको वो फैसिलिटी गारंटी देता हूँ, प्रोवाइड करने को तैयार हो जाऊंगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई हमने स्मार्ट बोर्ड्स अपने पास लगवाए हुए ऑफिस के अंदर, जहां से हमारे तमाम टीचर्स की टीम क्लासेस लेती है। सिर्फ 2 क्लासेस या 3 क्लासेस आपकी स्मार्ट बोर्ड पर नहीं हो रही, क्योंकि हमारे स्मार्ट बोर्ड अभी मैक्सिमम कैपेबिलिटी के ऊपर यूटिलाइज्ड हो रहे हैं ऑलरेडी। अच्छा, इसके अलावा आपकी लाइव डाउट क्लासेस होंगी। इसके अलावा आपकी जो भी क्लास, अच्छा अगर कोई भी क्लास आपकी मिस होती है, लेट सपोज आप कहते हो सर मुझे सिर्फ वीकेंड की क्लास लेनी है, मगर मैं वीक डे की क्लास की रिकॉर्डिंग जरूर लूंगा। तो भाई जैसे ही आपकी क्लास खत्म होती है ना, ऑटोमेटिकली हमारी जो क्लास की रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाती है पोर्टल के ऊपर, एप्लीकेशन के ऊपर। यह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एडटेक का काम है, क्योंकि एडटेक सेक्टर हमारे पास पूरी प्रॉपर हमारी एलएमएस पोर्टल्स हैं और एप्लीकेशन है। तो उसके ऊपर होता है कि जैसे ही क्लास खत्म होती है, ऑटोमेटिकली आपकी क्लास 1 सेकंड का वेट भी नहीं होता, अपलोड हो जाती है। 1 सेकंड का वेट भी नहीं होगा, डायरेक्टली अपलोड हो जाएगी। इसके अलावा क्लास नोट्स वगैरह, अच्छा जो प्रैक्टिस मटेरियल सब हम प्रोवाइड करेंगे आपको। अच्छा, प्रैक्टिस मटेरियल जितना भी होगा सारा का सारा हम प्रोवाइड करेंगे, आपको अलग से कोई पेमेंट नहीं करनी। ये पूरे साल की पेमेंट होती है, जब तक जुलाई 2026, अगस्त 2026 तक की पेमेंट है पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटी तैयारी। तो इसलिए हम इसके अंदर एक स्लोगन यूज करते हैं, one batch for all universities. If you are applying for any engineering university of Pakistan, तो you will come in under the ECAT category. If you are applying for any medical and dental colleges of Pakistan, जो MD-CAT के बच्चे, हमारे MD-CAT के बैचेस अलग होते हैं, जिसमें MD-CAT की हम तैयारी, AKU की तैयारी, आखान यूनिवर्सिटी जो पाकिस्तान की बेस्ट यूनिवर्सिटी है MD-CAT के अंदर, इसके अलावा नम्स की तैयारी, आर्मी मेडिकल कॉलेज की तैयारी, इसके अलावा चाहे वो खैबर मेडिकल कॉलेज हो, किंग एडवर्ड हो, फातिमा जिना हो, डॉ हो, SMC हो, लियारी मेडिकल कॉलेज हो, एंड सो ऑन। तो MD-CAT की हमारी टोटली अलग क्लासेस होती हैं, उनके अलग टोटली हमारे बैचेस होते हैं। सेम गोज फॉर अगर आप बिजनेस यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हो, IBA की, लम्स की, हबीब की, LSE की, लॉ स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की, या फिर आप तैयारी करो CBM की, या आप तैयारी करो KSBL की, तो इनके हमारे बैचेस टोटली डिफरेंट होते हैं, इनके टीचर्स की टीम टोटली डिफरेंट होती है। आपको हर चीज हम प्रोवाइड करेंगे, चाहे आप क्वांटिटेटिव मैथ्स के ऊपर आ रहे हो, फिजिक्स के ऊपर आ रहे हो, मैथ्स में आ रहे हो, इंग्लिश में आ रहे हो, केमिस्ट्री में आ रहे हो, बायो पे आ रहे हो, यानी कि आप जिस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो ना, आप उनकी फीस पे अप कर दो। आप लेट सपोज इंजीनियरिंग की तैयारी करो, आप ECAT के लिए फीस पे करोगे, उसकी 7,500 रुपये फीस है। आप MD-CAT की तैयारी करो, आप उसकी फीस पे करो, 7,500 रुपये उसकी फीस है। आप यूनिवर्सिटी की तैयारी करो, आप उसकी फीस पे अप कर रहे हो। इसके अलावा कंप्लीट पोर्टल का एक्सेस मिलता है, क्लास नोट्स मिलते हैं। इसके अलावा सबसे बढ़ के चीज़, मैं वो तमाम चीज़ें अपने बैच के बच्चों को ज़्यादा प्रोवाइड करता हूँ जो मैं कहीं और प्रोवाइड नहीं करता अल्हम्दुलिल्लाह। भाई यूट्यूब पे जो हमारे लेक्चर्स होते हैं ना मेरे, वो बैच के जो लेक्चर्स होते हैं उनमें काट पीट कर मैं डालता हूँ, मगर जब फ्री होता हूँ मैं डालता हूँ भाई। जैसे अभी फ्री नहीं चल रहा था, नहीं डाल पा रहा भाई, नॉर्मल सी बात है। तो बैच के बच्चों को सारा एक्सेस मिल रहा होता है अल्हम्दुलिल्लाह। सेकंड नंबर के ऊपर क्या डिफरेंस है यूट्यूब पे और इसके ऊपर? भाई यूट्यूब पे आपको ये फैसिलिटी नहीं मिल रही। मैंने इतनी जो पॉइंट्स गिनवाए हैं ना, आपके कोई टेस्ट नहीं यूट्यूब पे हो रहा। यहाँ पे टीचर्स की प्रॉपर्ली टीम है, जिनकी महीने की सैलरी लाखों के अंदर है, जिनका काम ही सिर्फ आपको टेस्ट लेना है। यहाँ पे हमारे पास प्रोफेसर्स की जो टीम है, उनकी सिर्फ सैलरीज ही लाखों के अंदर, इनका काम आपको क्लासेस कंडक्ट करवाना है। तो दैट्स द रीजन कि भाई फ्री एजुकेशन के अंदर और एक मिनिमल फीस के ऊपर कि हम क्या क्या आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। हम आपको जो क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, मैं आपको गारंटी देने को तैयार हूँ, आपको पूरे पाकिस्तान के अंदर लाखों रुपए पे भी नहीं मिल सकेगी, मेरी आपसे ये वादा है। अब फीस जो हम चार्ज कर रहे हैं, ये बिल्कुल फीस अवेलेबल हम कर नहीं सकते, क्योंकि यार ऑब्वियसली ऑफिस का एक रेंट होता है, चीज़ों का एक रेंट होता है, टीचर्स की कॉस्टिंग का रेंट है, बोरिंग का रेंट है, पानी का रेंट है, बिजली का रेंट है, FBR के टैक्सेस हम पे लगे हुए भाई। इसके अलावा हर चीज़ की ऑब्वियसली कॉस्ट होती है। तो हमने ऑलरेडी जितनी हद इम्कान कम कीमत हमने वो यहाँ पे हम चार्ज कर रहे हैं। बाकी ये कि मैं आपको गारंटी देने को तैयार हूँ, अगर आप में से कोई बच्चा कहता है सर फलाने इदारे के अंदर हमें ये फैसिलिटी मिल रही है, मैं आपको वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर दूंगा, कोई मसले की बात नहीं है इसी फीस के ऊपर। तो हमारी इस साल की जो फीस 7,500 रुपये है। सबसे बड़ा फायदा इस बैच के अंदर आपको ये मिलता है कि जब तक आप इसके बाद भी जो बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, आपको उनका एक्सेस भी मिल रहा है। इसके अलावा हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्लास में सोने की आपको रिकॉर्डिंग मिल रही होती है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि भाई कोर्स आपका एक दफ़ा दिसंबर में फिनिश होगा, फिर मार्च और फेब के अंदर हो रहा होगा, इस तरीके चलता जाएगा। और जब तक MD-CAT के जो बच्चे हैं, अगर आपका कोई दोस्त MD-CAT का, उसको लाजमी बताइएगा, जब तक MD-CAT 2026 का टेस्ट नहीं हो जाएगा, तब तक आपको मल्टीपल टाइम कोर्स रिवाइज करवाया जाता रहेगा। सही नहीं, ध्यान में रखिएगा। अच्छा भाई, तो ये हमारी पूरी की पूरी सिनेरियो होता है जो मैंने आपको बहुत डिटेल में डिफाइन करा। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी बात समझ में आई होगी। इंशाल्लाह ताला अज़्ज़ व जल आपसे क्लासेस के अंदर मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाहु खैर, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।